वरदगर्भसहाय सर्वामयविनाशनाय त्रैलोक्यनाथाय महाविष्णवे नमः। सभी को मेरा नमस्कार। विश्वामित्र परिषद की ओर से आयोजित इस अनवरत व्याख्यानमाला में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज का व्याख्यान शुरू करने से पहले मैं आज के स्पीकर का आप सभी के सामने परिचय रखना चाहूंगी। आज का जो अपना टॉपिक है वो भी बहुत ही अच्छा है, जो हमें ओपीडी में बहुत ज्यादा पेशेंट्स ऐसे मिल जाते हैं, एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग, जिसका अच्छा डायग्नोसिस, अच्छी चिकित्सा और उसके लिए हमारा अलग से एक रुझान होना चाहिए कि जिससे हम इसको बहुत अच्छी तरीके से ट्रीट कर सके, समझ सके। तो ऐसा बहुत ही रिलेवेंट आज का टॉपिक है और जिसको हम आज देखेंगे। डॉक्टर मंजूषा, पहले भी आप हमारे व्याख्यान माला में एनीमिया के ऊपर बहुत अच्छा लेक्चर है। मैं सभी पार्टिसिपेंट्स को कहना चाहूंगी आप उसको भी बहुत डिटेल में अच्छी तरह से सुन सकते हैं, जो डॉक्टर साहब ने बिल्कुल बेसिक्स से शुरू करके उसका बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन किया था। तो ये भी काबिले तारीफ है और आज का टॉपिक भी बहुत अच्छा है, एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग। आज के स्पीकर है हमारे डॉक्टर मंजूषा आर करकरे, प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ प्रसूति तंत्र एंड स्त्री रोग विभाग, पारुल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा एंड रिसर्च, पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात में वर्तमान समय में आप कार्यरत है। और इसके साथ साथ जो मैंने आपके सीवी में देखा वो भी मुझे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लगा, उसमें बहुत सारी बात। आप 1999 से आप टीचिंग प्रोफेशन में है और आपके नंबर ऑफ आर्टिकल्स इन इंडेक्स्ड जर्नल एंड पीयर रिव्यूड जर्नल्स में छप चुके हैं और सेवरल कॉन्फ्रेंसेस, बहुत सारे आपने कॉन्फ्रेंसेस वहाँ ऑर्गेनाइज भी किए हैं और साथ साथ में उसमें आपने पार्टिसिपेट भी बहुत सारे अन्य जगहों पर किया है। बहुत सारी सीएमईज में भी आपके लेक्चर्स रहते हैं और मैंने हमेशा उसमें सुना है कि आपका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उसमें परफॉर्मेंस रहती है। और यू हैव प्रेजेंटेड सेवरल पेपर्स इन द डिफरेंट नेशनल एंड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार एंड वेबिनार। और आपने इंटरनेशनल वेबिनार सुख प्रौढ़ा इन नवंबर 2021 में आपने उसको वहाँ ऑर्गेनाइज किया था। इसके साथ साथ आपको आयुर्वेद में प्रसूति तंत्र में प्रसूति विशेषज्ञ का अवार्ड भी गुजरात बोर्ड ऑफ आयुर्वेदा, होम्योपैथी और यूनानी से मिला हुआ है। आपने बहुत सारे स्टूडेंट्स को तैयार किया हुआ है और साथ साथ में आपने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की ट्रेनिंग भी की हुई है, जिसका नाम है द इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ द आयुर्वेदा। और यू आर डेप्यूटेड एट द जेरूसलम टू टीच द ब्रोसिम कैंपस। और इसके साथ साथ आपने योग का भी अच्छा स्टडी किया है, निकेतन मुंबई, योग विद्या निकेतन मुंबई, एंड यू हैव पास द टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स ऑल्सो। इसके साथ साथ आप रेकी थेरापी के भी मास्टर है। मैंने रेकी के बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट्स देखे हैं दूसरों को करते हुए, इवन पेशेंट से भी सुना है जब हिस्ट्री देते हैं तब। तो रेकी एक सच में बहुत अच्छी विधा है जिसके भी आप मास्टर है और बहुत सारे स्टूडेंट्स भी आपने तैयार किए हैं। और इसके साथ साथ बहुत ही अच्छा मैं सारे पार्टिसिपेंट्स को बताना चाहूंगी, ज्योतिष, यू हैव स्टडीड ज्योतिष एट द फला ज्योतिष अभ्यास मंडल पुणे और आपने इसमें ज्योतिष विशारद की एग्जाम भी पास की है आफ्टर कंप्लीटिंग अ थीसिस ऑन द कुंडलीज ऑफ द ब्रेन डिसऑर्डर। तो ये बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपका सीवी है। इसके सिवाय आप बहुत सारे सोशल वर्क्स में भी इन्वॉल्व रहती है और हमने कभी भी रिक्वेस्ट किया कि डॉक्टर साहब एक लेक्चर लेना है ऐसे, तो आपका हमेशा सहमति होती है। ये भी एक बहुत अच्छी मैं समझती हूँ कि क्वालिटी है। और आप जैसे मेरे पास बहुत सारे स्पीकर्स है जिसके कारण अपनी ये व्याख्यान माला 21 नवंबर 2015 से शुरू हुई, तो आज ये 9
साल बिल्कुल कंप्लीट करके हम नियर 500 पहुंचने वाले हैं विदाउट एनी गैप। तो इसमें आप जैसे स्पीकर्स का बहुत ज़्यादा योगदान है कि जो इमरजेंसी में भी और वैसे रेगुलर बेस पे भी हमेशा हमारा साथ देते हैं और हमें ज्ञान की गंगा में अवगाहन करने का बहुत अच्छा मौका मिलता है। तो ऐसे विद्वान स्पीकर डॉक्टर मंजूषा जी, मैं आपको यहाँ आमंत्रित करती हूँ। ओवर टू यू डॉक्टर मंजूषा। हेलो डॉक्टर मंजूषा। हेलो डॉक्टर मंजूषा। क्यों? एक्चुअली मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे हम जब प्रेगनेंसी के लिए प्रीनेटल स्क्रीनिंग कराते हैं पेशेंट का, अगर हमारा टॉर्च पॉजिटिव रहता है, आईजीजी पॉजिटिव रहता है रूबेला और साइटोमेगालो के लिए, तो क्या आयुर्वेद में हम उसको कैसे टैकल कर सकते हैं? क्योंकि वो रिकरेंट मिस कैरेजेस कर सकता है पेशेंट के लिए, तो उसको टैकल करने के लिए अगर आप लोगों के पास कोई भी विचार या ट्रीटमेंट है तो प्लीज हेल्प। हाँ डॉक्टर साहब। नहीं, आपका अनम्यूट नहीं हो रहा है क्या? मैं बहुत बार बुलाया आपको। ओवर टू यू। एम आई ऑडिबल? Yes, ma'am. ओहो, अच्छा देखो Yes, बेटा। Dr. Saab. Hello, Dr. Saab. Can you please share your experience regarding the same topic? देखिए एक बार, है ना? ओके जी, ओके जी, ओके जी। हाँ। Hello. जी डॉक्टर नमस्ते, मेरी आवाज आ रही है? जी 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 डॉक्टर साहब, बिल्कुल। हाँ, आवाज आ रही है। हेलो हाँ जी, हाँ जी, ओके आवाज। हाँ, वॉइस इज हेलो, ओके। मेरी आवाज आ रही है? हाँ, और ओके है। आर यू एबल टू हियर मी? Yes, ma'am, हेलो you are audible. हेलो हाँ जी डॉक्टर साहब, आपकी आवाज आ रही है। हेलो। हाँ, हाँ, आपकी आवाज आ रही है डॉक्टर साहब। मेरी आवाज आप तक आ रही है? आ रही है ना? आवाज तो आ रही है ना? क्लियरली? जी हाँ जी, हाँ जी, क्लियरली योर वॉइस इज क्लियर। हेलो हेलो मैडम। हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? हेलो हेलो। हेलो हाँ, आपकी आवाज ठीक से आ रही है जी। हेलो हेलो, अब आ रही है मेरी? वॉइस क्लियर है डॉक्टर साहब, वॉइस इज क्लियर। क्लियर है? अब क्लियर है? जी जी जी, ओके, क्लियर है। हमें कोई ये लगाए बगैर बोल रही हूँ, ईयरफोन है ना, हाँ तो भी आ रही है ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, क्लियर आ रही है। और आप पीपीटी शेयर करना चाहे तो कर सकते हैं। हाँ, अभी मैं कर ही देती हूँ, स्टार्ट कर लेती हूँ। जी हाँ जी। क्योंकि मैं शुरुआत का मुझे आपका कुछ भी सुनाई नहीं दे, इसलिए मैं सेशन में एनीवे मैं स्टार्ट कर देती हूँ। जी हाँ, अभी आप कुछ बोलना शुरू रखे डॉक्टर साहब, वो है ना, शायद हाँ, हाँ, कंटिन्यूस हो नहीं रहा था वॉइस। अभी जैसे आप लास्ट वाला सेंटेंस बोले ना, उसमें कहीं दिक्कत थी। मेरी स्क्रीन दिख रही है? हाँ जी, यस, स्क्रीन विजिबल। ओके, और आवाज भी आ रही है ना क्लियर? जी जी, अभी क्लियर है जी। ओके, हाँ जी, स्टार्ट थैंक यू। कीजिए। तो हाँ हाँ, स्टार्ट कर देते हैं। जी थैंक यू हेतल मैडम, मुझे ये अवसर दिया आपने फिर से एक बार अपने विचार प्रकट करने का हमारे फ्रैटर्निटी के सामने। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय लेकर के आज हम डिस्कशन चलाने वाले हैं, जिसको मॉडर्न मेडिसिन के हिसाब से हमने एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग ऐसा टॉपिक आज सिलेक्ट किया है, क्योंकि इसकी इंसिडेंस काफी ज्यादा होती है और ये हमें डील भी बहुत बार करना ही पड़ता है इसका, बिकॉज ऑफ लाइफस्टाइल चेंजिंग लाइफस्टाइल्स इसके इंसिडेंट्स अभी बढ़ते जा रहे हैं। तो ये मैं जब स्टार्ट करती हूँ उसके पहले जस्ट एक प्रार्थना कर लेती हूँ। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे
तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहैः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ठीक है, तो थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। दिस इज वेयर आई वर्क करंटली इन द पारुल यूनिवर्सिटी, एंड पारुल यूनिवर्सिटी हैज 2 कॉलेजेस। उनमें से पारुल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद एंड रिसर्च, इस कॉलेज में अभी मैं प्रोफेसर पद पे हूँ। मोस्टली मेरा ये इंट्रो में बताया होगा मैडम ने, लेकिन मेरा I was not there. I mean, I think I missed that time. So if you see this AUB, this incidence of AUB is increasing, और इतनी ज्यादा परसेंट इसमें है कि एज के साथ साथ इसकी प्रिवेलेंस बढ़ती जाती है। एंड राइट फ्रॉम द मेनार्की टू मेनोपॉज, ये कोई भी एज ग्रुप इसमें से छूटा नहीं है। So at some time or the other in her life, each and every woman has to face for some period or for a long period this problem of abnormal uterine bleeding. तो हम देख रहे हैं कि इंडिया में ऑलमोस्ट 17 से 18% women are affected by this abnormal uterine bleeding, and that is why we need to, and इसकी वजह से क्या हो रहा है, ये लीडिंग कॉज है आजकल के जमाने में हिस्टेक्टोमीज होने का। हिस्टेक्टोमीज होने के बाद उनका वो ब्लीडिंग तो इट इज अरेस्टेड क्योंकि ऑर्गन ही निकाल दिया, बट इट लीड्स टू मेनी अदर प्रॉब्लम्स which the person has to deal with for the rest of their life. So now the government has made it mandatory कि 40 के पहले तुम्हें हिस्टेक्टोमी अलाउड ही नहीं है करना, you have to manage conservatively. तो इतना इसका हिस्टेक्टोमीज का कारण ये बढ़ गया, और उसका मेन कारण AUBs ये है, जिसकी वजह से ये मेजर हेल्थ कंसर्न है। तो रेगुलर आपको पता है सबको के डेफिनेशंस 21 to 35 days, ब्लीडिंग फॉर 2 to 8 days, एंड एवरेज अमाउंट 35 to 50 ml। इसमें थोड़ी वेरिएशंस यहाँ वहाँ देखने को मिलती है। जैसे अभी फीगो का आप देखोगे तो यहाँ बता रहे हैं कि 24 to 38 डेज का कालावधि उन्होंने नॉर्मल बताया है साइकिल का, इंटरमेंस्ट्रुअल पीरियड का। और वेरिएशन को अगर हम देखने जाए तो 20 डेज से ज्यादा अगर वेरिएशन टू साइकिल पीरियड में आ रही है ना, एक पीरियड 30 डेज में आ गई, एक 60 डेज में आ गई, तीसरी 70 में आ गई, फिर 20, that kind of variation which is more than 20 days in the cycle period is considered as abnormal. The cycle period less than 4 days is considered abnormal. And ml में अगर गिनने जाए, जो कि हम साधारणतया नहीं करते हैं क्लिनिकल प्रैक्टिस में, तो 20 to 80 है, पर we are depending upon the patient's perception of how much she is bleeding. and उसके लिए एक नया स्कोर भी डेवलप कर रखा है कि पैड कितना भरा है और कितने पैड दिन के जाते हैं। इससे स्कोरिंग सिस्टम बनाई रखी गई है, उसमें मैं अभी नहीं जाऊंगी, बट यूजिंग दैट स्कोरिंग सिस्टम ऑल्सो यू कैन असेस द अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस, बट द पेशेंट्स परसेप्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट एज टू हाउ मच वेदर शी इज ब्लीडिंग मोर देन बिफोर एंड ऑल दैट। तो ये सारी जो टर्मिनोलॉजीज है ये पुराने जमाने से चली आ रही है, हम सबको ये पता है। ओलिगोमेनोरिया, पॉलीमेनोरिया, इनफ्रीक्वेंट मेंसेस, ज्यादा फ्रीक्वेंट मेंसेस, इनफ्रीक्वेंट मेंसेस, ब्लीडिंग इन एक्सेस अमाउंट्स, ऑल दीज थिंग्स वी आर अवेयर ऑफ। इसके साथ साथ इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, ये भी एक एंटिटी हमें देखने को मिलती है, जो कि सर्वाइकल डिजीजेस में या पोस्ट इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस में, या फिर ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग इन ओसीपिल्स, इसमें ये हमें देखने को मिलती है। मिड साइकिल स्पॉटिंग बहुत बार अलग एक टाइप का ब्लीडिंग एक प्रेजेंटेशन हो सकता है, जो कि ओव्यूलेशन से कोइंसाइड करता है। पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग मतलब जिसको 1 साल हो गया है ब्लीडिंग स्टॉप होकर के, ऐसी औरत को महिला को हम मेनोपॉजल कहते हैं, और इसके बाद यदि ब्लीडिंग फिर से स्टार्ट हो जाए तो इट इज नॉट कंसिडर्ड अ नॉर्मल थिंग। नाउ डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग, ये टर्मिनोलॉजी आजकल के जमाने में यूज नहीं की जाती है, पर फॉर द रिकॉर्ड DUB ये इसे कहते थे जिसमें प्रेगनेंसी ना हो, जिसमें जेनेटल ट्रैक की कोई एबनॉर्मलिटी ना हो, या कोई सिस्टमिक कॉजेज ना हो, जो प्योरली हार्मोन रिलेटेड या प्योरली रिलेटेड विद द इंस्टेबिलिटी ऑफ द यूटराइन एंडोमेट्रियम से जो रिलेटेड ब्लीडिंग रहता था, उसे डिसफंक्शनल ये टर्मिनोलॉजी दी जाती थी। आजकल के जमाने में ये टर्मिनोलॉजी नहीं यूज होती है।
हमें DU भी ये AU इसे एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग, इसमें एक वेरी ब्रॉड number of disorders are covered under this, and we are going to see them in detail. Now, why do we need to consider it? Because it creates a lot of impact on the woman's quality of life, increases her anxiety, and once the woman is disturbed, the entire household gets disturbed. It gives her a discomfort, and it may even lead to her absenteeism from the job also. And even in girls, बहुत टाइम ये देखते हैं कि ब्लीडिंग ज्यादा होता है तो गर्ल्स स्कूल्स में भी नहीं जाती है. तो ये सब चीजों को देख करके इसका इम्पैक्ट काफी है और इसे हमें डील करना जरूरी होता है. Irregular cycles, oligopolymenorrhea, that we have seen this. Now, what is the new terminology? अब हम जब देखते हैं तो हमें क्या क्या देखना है? तो रेगुलरिटी देखनी है, फ्रीक्वेंसी देखनी है, ड्यूरेशन देखना है और वॉल्यूम देखना है. वही चीजें हमें देखनी है. और हम नए इसमें दौर में हम इसे डिफाइन कैसे कहते हैं? तो हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग ये टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है. इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग किया जाता है. इरेगुलर साइकिल्स एंड डिलेड साइकिल्स फॉलोड बाय हेवी ब्लीडिंग, ये नई टर्मिनोलॉजी हमें पेशेंट की हिस्ट्री लेते समय हमें यूजफुल पड़ती है, इसलिए हमें ये ध्यान में रखनी है. अभी फीगो के हिसाब से हम देखने को जाए तो ये जो क्लासिफिकेशन बनाया है ये लगभग 17 कंट्रीज के एक्सपर्ट्स मिल करके इन्होंने ये स्ट्रक्चरल एंड नॉन स्ट्रक्चरल टाइप्स ऑफ कॉजेज को अलग करके हमें ये पाम कोइन क्लासिफिकेशन हमें दिया है. ये इसके आप ये देख सकते हैं डिफरेंट एस्पेक्ट्स क्या है. स्ट्रक्चरल एंड नॉन स्ट्रक्चरल ये उसमें से मेन डिफरेंस है. तो स्ट्रक्चरल यानी दे आर डिस्क्रीट कॉजेज which can be measured visually using imaging techniques, and they can be also seen on the histopath examination. तो इसमें entities जो आती है वो है polyps है. palm coin is nothing but an abbreviation of PALM. P is for polyps, A is for adenoids, L is for leiomyomas, and M is for malignancies and hyperplasias. Then the Cohen classification, it is not defined by any imaging. It is non-structural cause. It is a non-structural cause, and किसी भी imaging में ये पकड़ा नहीं जाता और नहीं. So what is the Cohen classification? It is coagulopathies, ovulatory dysfunctions, endometrial causes, iatrogenic, and not other specified. ऐसा डिवीजन हमें मिलता है. ये नए दौर का क्लासिफिकेशन है. अब ये देखने के लिए ये थोड़ा आगे पीछे होता रहेगा, बिकॉज यू कैन नॉट एक टॉपिक को डील करने जाए तो उसको टोटली डील करने के लिए मुझे उसके डायग्नोस्टिक एस्पेक्ट और थोड़ा मैनेजमेंट एस्पेक्ट भी साथ में बोलना पड़ेगा और एक जनरल एस्पेक्ट बाद में फिर से भी बोलना पड़ेगा. सो इट मे बी ओवरलैपिंग. Now, while we are taking the history, of course, the age is very important because certain problems are age specific. 30s to 40s में होने वाले जो problems हैं वो मेनार्की में नहीं होते हैं, मेनोपॉज के एज में 50s में नहीं होते हैं. So there are different causes. Thorough history is important. और ब्लीडिंग की पैटर्न को समझ लेना, किस तरीके का ब्लीडिंग हो रहा है, कब से हो रहा है, और उसके साथ ही हमें क्या देखना जरूरी है? तो मेडिकल हिस्ट्री पेशेंट की हमें पता होनी चाहिए, बिकॉज सो मेनी थिंग्स लाइक द कोएगुलोपैथीज एंड ऑल दे मे हैव द familial history. She may give you other histories which I'll talk about later, and she may also have history of consuming drugs which are causing the bleeding disorders. So ये सब हमें मेडिकल हिस्ट्री पूछ लेनी चाहिए, क्योंकि जो खा रहा है दवा तो खा ही रही है, तो उसे कई बार फर्क ही नहीं पड़ता कि शी डजंट कंसिडर इट रेलेवेंट टू इवन मेंशन इट. और हमेशा एक याद रखना है कि कोई भी टाइप ऑफ ब्लीडिंग हो विद इन द एज रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप अगर पेशेंट आती है तो ऑलवेज द possibility of pregnancy has to be considered, because many a times adolescents या unmarried girls, they may be feeling shy to reveal about any them being sexually active and may be resulting in a pregnancy which is now aborting, and now they may be hiding it. Or even married couple having problems with each other, the wife may have taken the pills, the husband is not knowing about it. This has happened with us, and then she came with the bleeding, and then later on we found that she was
having a pregnancy which is in the process of getting aborted. So unless we are having a high suspicion index, we may miss out on the event of the pregnancy. So ruling out pregnancy, being alert about pregnancy is very important and it should not be missed. Along with that, the physical examination is important for the thyroid and general weight, BMI, the evidences of this metabolic syndrome, and a pelvic examination, PS and PV and per abdomen are also very, very important while arriving at the diagnosing or trying to elucidate the cause. Now, how do you go about it? So menstrual pattern हमें देखना है, duration, like we have seen the cycle length, regularity, intermenstrual bleeding कितना है, ये सब हमें देखना है. Pain, whether it is associated, because adenomyosis kind of thing is associated with congestive dysmenorrhea, whereas the fibroid may not be associated with dysmenorrhea. So pain कब है, कितना है, and whether dyspareunia is also present, that also we need to ask. These are all very relevant points. And along with that, what kind of medicine she is continuously taking, whether any anticoagulants, aspirin, warfarin चल रहा है, tamoxifen चल रहा है. हाँ, ब्रेस्ट कैंसर के सर्वाइवर्स आजकल रहते हैं, तो वो टैमोक्सिफेन पे रहे तो they may be having this complaint of excess, may be causing this. Then antidepressants and steroids, ये अगर कोई पेशेंट रेगुलरली ले रहा है तो वो हिस्ट्री हमें पता होनी चाहिए. Then we have to physically assess करने के समय ब्लीडिंग की वजह से होने वाला पैलोर हमें देखना है, उसका वेट देखना है, features which are suggesting of PCOS. So Rotterdam criteria we are aware. So signs of androgen excess, hirsutism, abnormal hair growth, and the sonographic evidence of polycystic ovaries. These are इसमें 3 में से 2 अगर रहते तो वो PCOS consider होता है ना. तो all these thyroid, enlargement of that gland, और goiter अगर present है तो we have to see that. Per abdominal examination miss नहीं करना है, क्योंकि अगर वो लंप बड़ा है तो वो भी समझ में आता है, या फिर उसे प्रेगनेंसी भी है तो वो भी हमें समझ में आती है, which is hidden from, which has been छुपाई जा रही है. तो per abdominal examination we should see. Per speculum examination is important because local कोई lesion होगा, specifically cervical lesion which may be bleeding, then that we should not miss. We may start giving some systemic drugs, but the cause needs to be tackled at the local level also. So PV examination, uterus की size, consistency, tenderness, adnexal mass, ये सब हमें assess करना जरूरी है. And investigations के तौर पे हम basic एक sonography important हमें clues दे सकती है. इसके साथ ही कुछ specialized tests है, जैसे saline infusion है, hysteroscopy है, and endometrial histopath is always preferable whenever you are doing whenever you are dealing with such patients, to rule out any endometrial pathology. So physical examination में, like I said, pallor, exophthalmos, BMI, thyromegaly, all these things we have to see. अगर coagulopathy जैसे thyroid में tenderness, tachycardia, all these things may be a sign of the impaired thyroid gland. Then women who are having bruising, हिस्ट्री ऑफ जॉन्डिस, तो उनको लिवर के डिस्फंक्शन से कोएगुलोपैथी होने रहने की चांसेस होते हैं, इसलिए ये हमें पूछना चाहिए. देन गर्ल्स हु आर हैविंग दिस कोएगुलोपैथीज, दे मे गिव द फैमिलियल हिस्ट्री ऑफ कोएगुलोपैथी. ओके, सो दैट नीड्स टू बी आस्क्ड. एनलार्ज यूटरस, लायोमायोमा, एसाइटिस क्या है वो देखना है. एंड एडनेक्सल मासेस, लाइक आई सेड, यूटराइन टेंडरनेस, सर्वाइकल मोशन टेंडरनेस इज अ साइन ऑफ इंपॉर्टेंट साइन ऑफ PID. जो एंडोमेट्राइटिस अगर होता है तो वो भी AUB में रिजल्ट हो सकता है, या सर्वाइकल मोशन टेंडरनेस इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट साइन ऑफ एक्टोपिक रप्चर, और रप्चरिंग एक्टोपिक में भी वो दिखता है. सो प्रेगनेंसी रिलेटेड कॉज हमें रूल आउट करने के लिए ये सब हमें देखना जरूरी है. सो हाउ टू गो अबाउट डायग्नोजिंग दिस, तो ये सब पॉइंट्स इसमें आप देख सकते हो. तो इसमें से हमने जो डील किए हैं, पेल्विक पेन, मिसकैरेज, नॉजिया, वेट गेन, प्रेगनेंसी रिलेटेड है, और साथ ही में हमें ये भी देखना है कि पोस्ट कॉइटल ब्लीडिंग होता है कि नहीं. ये पॉइंट हमने नहीं डिस्कस किया कि पोस्ट कॉइटल ब्लीडिंग अगर होता है तो दैट इज एन इंडिकेटर ऑफ सर्वाइकल
dysplasia, and it may also be a result of endocervical polyps. Then galactorrhea, headache and visual field disturbance, ये cause important है. जब hyperprolactinemia patient में रहता है तब galactorrhea होने के chances रहते हैं, and if that galactorrhea is a result of some kind of brain tumor, then headache and visual field disturbances may be present, and prolactin increasing can result in amenorrhea, which may suddenly be followed by excessive bleeding. So ये भी हमें देखना और एग्जामिन करना है ध्यान में रख के. Weight loss या excessive exercise also causes disturbance in the pattern of the bleeding. बहुत बार amenorrhea इससे होता है, but it can also disturb the pattern. Then coagulopathies, like I said, and excessive stress also, they disturb the hypothalamic function. Now coming to the palm, में palm कोइन में से palm के पीज को हम अगर देखें तो ये आता है कि endometrial polyps इसे कहते हैं, and this is the kind of appearance of this polyp, which is a overgrowth of the endometrium, endometrial glands, and इसमें स्ट्रोमा भी enlarged होता है और एक फीडिंग वेसल उसमें रहती है, इसलिए उसे वैस्कुलर सेंटर उसमें है ऐसा बताया जाता है कि दे आर ओवरग्रोथ ऑफ एंडोमेट्रियम विथ अ वास्कुलर कोर. देन इट मे हैव अ वास्कुलर एक्सिस आल्सो, मतलब रिच सप्लाई उसमें दिखाई रह सकता है, एंड दिस मेक्स इट डेंजरस कि हम अगर ब्लाइंडली डीएनसी करने को जाए विदाउट गेटिंग एन इमेजिंग डन, an imaging will and saline infusion will help you to suspect an endometrial polyp. But if you go about it blindly, है ना, कि डीएनसी करेंगे एंडोमेट्रियम निकाल देंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि ब्लीडिंग स्टॉप होगा और एंडोमेट्रियम भी ये करने को भेज देंगे, एग्जामिन करने को भेज देंगे. ऐसा सोच करके अगर हम ब्लाइंडली डीएनसी करने को जाए और ऐसा पॉलिप अगर वहां रहे, then that feeding vessel will start to bleed and you will have problem on the operating table. So always it is advisable to do a imaging and if possible a sonohysterography prior to handling a suspicious case. Then they may be present at various locations. कहाँ पर है, कितना बड़ा है, कभी कभी सिर्फ सर्विक्स पे होता है, सर्विक्स से ही स्टार्ट होता है. तो सर्वाइकल पॉलिप अगर है तो उस इट कैन बी ligated and removed quite easily with even sedation and local anesthesia. But अगर ये अंदर की तरफ वाला पॉलिप है तो ये it is likely to need more intervention. It will present generally with the intermenstrual bleed, heavy or heavy menstrual bleeding may be present. तो ब्लीड मेंसेस के बीच में because there may be ulceration on the surface. Sometimes there may be twisting of the peduncle. जो ऐसा pedunculated polyp है, that peduncle it may twist, turn हो जाएगा, उससे इस्कीमिया थ्रोम्बोसिस होकर के बाद में ब्लीडिंग होगा. ये बनते क्यों है, तो अनअपोज्ड ईस्ट्रोजन जिसमें रहता है ऐसे पेशेंट्स में ये बनता है, एंडोमेट्रियम हाइपरप्लास्टिक होकर के ये पॉलिप में कन्वर्ट हो जाता है. तो व्हाट आर द कंडीशंस वेयर अनअपोज्ड ईस्ट्रोजन इज देयर? बेसिकली anovulatory cycles, obesity and tamoxifen in breast cancer survivors also, they also can present with these kind of endometrial polyps. In this USG it will show a feeding vessel sign will be seen and saline infusion sonography में ज्यादा क्लैरिटी आएगी. अभी इसमें आपको देख सकते हैं कि द कॉर्नर के लेफ्ट डाउन कॉर्नर, दिस इज द saline infusion sonography in which that saline is appearing blackish and वो जो पॉलिप है वो इनसाइड कैविटी के अंदर की बात अगर हमें अच्छी तरह से समझने तो saline infusion sonography is the better option. Then normal imaging also helps us, and apart from that individualized treatment हमें इसके लिए formulate करनी पड़ती है डिपेंडिंग अपॉन उसकी एज क्या है, पैरिटी क्या है, उसकी फर्टिलिटी के डिजायर क्या है, ये सब देख करके हमें उनको मैनेज करना पड़ता है. सो इन एंडोमेट्रियल पॉलिप जिसमें होगा तो हिस्टेरोस्कोपिक पॉलिपेक्टोमी यंगर वुमेन के लिए एडवाइस करना अच्छा है.
मल्टीपल एंडोमेट्रियल पॉलिप्स अगर है और वुमन को फर्टिलिटी रखने में इंटरेस्ट नहीं है, शी हैज कंप्लीटेड हर फैमिली, देन वी कैन डू अ पॉलिपेक्टोमी एंड इंसर्ट एन LNG IUS, levonorgestrel intrauterine system can be inserted. And if of course the endometrium should be, that polyp should be sent for histopath, and if at all this polyp turns out to be malignant, then that protocol for the malignancy has to be followed. So आयुर्वेदिक ड्रग्स में अगर देखने जाए तो अनअपोज्ड ईस्ट्रोजन को अगर हम कंट्रोल करें तो वो निदान की परिवर्जन की तरफ जाएगा, पर ये जो एबनॉर्मल ब्लीडिंग हो रहा है उसके लिए हमें साथ ही साथ में लेखन का विचार करना होता है और स्तंभन का भी विचार करना है। तो कौन से टाइप के रसा रक्त इन धातुओं की दृष्टियों को विचार करके हमें स्तंभन चिकित्सा भी करनी है, लेखन करना है और उस ग्रोथ का शोषण हो जाए इस तरीके से विचार करके द्रव्यों की उपाय योजना हमें करनी पड़ती है। एंड उसके लिए ये ड्रग्स हमें सामने जो आपको दिख रहे हैं ये ड्रग्स काम में आते हैं। पुष्यानुग चूर्ण कषाय रस प्रधान ड्रग है जो कि पृथ्वी महाभूत प्रधान रस है और शोषण करने में बहुत अच्छा काम करता है। तो एबनॉर्मल ब्लीडिंग को अरेस्ट करने में अच्छे ग्रेड का पुष्यानुग मिलना जरूरी है, लेकिन हाँ है ना, कुछ कुछ जगहों में मैंने देखा है पुष्यानुग के नाम पे जो मिलता है वो क्या है वो नहीं समझता। मतलब पुष्यानुग शुड बी रेड इन कलर, बट आई हैव सीन पुष्यानुग व्हिच इज आल्सो येलो इन कलर, बट स्टिल सो मेनी टाइम्स पीपल पेशेंट्स विल फील गुड विद दैट। तो अच्छे क्वालिटी का मिलना बहुत जरूरी है। बोला परपटी है, सौभाग्य शुंठी है, हाँ। सो ऑल दीज ड्रग्स दे विल which will cleanse the uterus, which will arrest the bleeding, improve the quality of the rasa dhatu, they will be important in managing this kind of problem. Then ये केस स्टडी एक मिला है मुझे जिसमें पेशेंट को एबनॉर्मल ब्लीडिंग था, स्पॉटिंग आफ्टर इंटरकोर्स था एंड 3.5 सेंटीमीटर लंबा पॉलिप आया था ऑन सोनोग्राफी. Now she denied surgery and she was given this Ayurvedic combination of Ashokarishta and Kanchanar Gugul and 5 महीने तक उसकी यही ओरल चिकित्सा चली, जिसके बाद उसका ब्लीडिंग और ये क्लिनिकल कंप्लेंट्स उसकी कम हो गई और सोनोग्राफी में भी रिपीट जब किया तो पॉलिप का जो साइज था वो कम हो गया था एंड पेशेंट शोड इंटरेस्ट इन कंटिन्यूइंग विद द मेडिकल आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट. सो हमारे ड्रग्स भले ही ना ये नहीं करे, लाइक दे मे नॉट एक्साइज द पॉलिप स्ट्रेट अवे लाइक अ हिस्टेरोस्कोपिक प्रोसीजर विल डू इट, but it will definitely give the good result after with if it is taken patiently. And what is more important is that the recurrence will not happen because polyp निकाल लेने से underlying pathology को हाथ नहीं लगाया जाता. तो underlying pathology control करने में हमारी दवाएं काम करेगी और ये लॉन्ग टर्म उसे देना पड़ेगा. और ये ऐसी केस का encouraging केस है which we can take as an example. Then we come to the next point in the palm coin, which is the adenomyosis. Now this adenomyosis is nothing but we all are aware कि adenomyosis में क्या हो रहा है कि all the stroma and the glands both of the endometrium is infiltrating into the myometrium, and because of that there is hypertrophy of the myometrium and the myometrium uterus gets enlarged. अब क्या है कि दिस इज सीन पोटेंशियल कॉजेज अगर देखने को जाए तो उसमें इन्फ्लेमेशन ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ. हाँ, पहले तो ये भी दिखाया गया है कि प्रायर यूटेराइन सर्जरीज जिन्हों में हुए हैं, है ना, जिसमें उस इंद्रिय पे आघात हुआ है एज अ रिजल्ट ऑफ एमटीपी के समय जो क्यूराटाज किया जाता है, हाँ, या फिर सीजर करते समय जो वॉल कट की जाती है, दिस इज नथिंग बट अ काइंड ऑफ आघात ऑन द myometrium and the endometrium and all the tissues, and definitely that will promote in disturbing the normal harmony and the anatomy of that organ. So patients, some studies they have found that prior surgeries contribute to this adenomyosis, and various hormones which may include taking continuously OC pills also, they may also trigger this condition. It is also known to occur, maybe occurring risk factor में
invasive tissue growth which occurs at the time of C-section and postpartum inflammation भी अगर हुआ, जबकि यूट्रस की इनर लाइनिंग बहुत सेंसिटिव स्टेज में रहती है, उस समय उसके ऊपर ये इन्फेक्शन का या किसी और तरीके का आघात हुआ तो भी ये एडिनोमाइसिस को प्रमोट कर सकता है। ज्यादा करके 30s एंड 40s के लेडीज में होता है, पर यंगर वुमेन में भी आजकल दिखता है, क्योंकि इवन एमटीपी एंड ऑल दैट थिंग्स दे आर बिकमिंग क्वाइट कॉमन। तो यूट्रस की जो सैंक्टिटी मेंटेन करनी है तो वो इतनी नहीं हो रही है, एंड इट इज बीइंग ट्रीटेड लाइक जस्ट सम डेली दांत कैसे धोते हैं, मुंह धोते हैं, उसी तरीके से एमटीपी या क्यूरेटाज को व्यू किया जाता है। सो दैट कैजुअली इफ इट इज टेकन दिस ऑर्गन देन इट इज गोइंग टू शो इट्स, वो भी अपनी तरफ से अपनी ताकत दिखाएगा। तो दिस हाउ विल इट प्रेजेंट टू यू? Adenomyosis will present with menorrhagia. It will show dysmenorrhea. Now that is one differentiating factor between fibroid and adenomyosis, that congestive kind of dysmenorrhea is present in this adenomyosis. अब ये जो मायोमेट्रियम बढ़ जाता है वो ज्यादा करके कहाँ बढ़ता है? तो एंटीरियर वॉल में ज्यादा होता है, ये पोस्टीरियर वॉल में नहीं होता, एंड दिस लीड्स टू द लॉस ऑफ द एंडोमायोमेट्रियल जंक्शन इन द सोनोग्राफी। तो ये सोनोग्राफिकली डायग्नोज होता है। क्रॉनिक पेल्विक पेन इसमें दिखता है, यूटेराइन डिस्कम्फर्ट दिखता है, एंड डायग्नोसिस इज मेड बाय द अल्ट्रासाउंड। MRI will help you to differentiate between the adenomyosis and fibromyoma. हाँ, तो इसके अलग अलग टाइप्स भी है जो हमने पहले वाली स्लाइड में देखे। So this is the now this pathology will यूटरस पीवी में आप पीवी एग्जामिनेशन में यूटरस में आपको क्या फाइंडिंग मिलेंगे? तो इट विल बी अ डिफ्यूजली एनलार्ज यूटरस, whereas in fibromyoma it will be a irregularly enlarged uterus. देन इसमें जो है आपको टेंडरनेस मिलेगी और फर्म टू सॉफ्ट यूटरस रहेगा, एंड एडनेक्सल टेंडरनेस रह सकती है, नहीं रह सकती। बट इन व्हेन यू आर डूइंग अ पीवी इन फाइब्रॉइड, द एनलार्जमेंट विल बी नॉट डिफ्यूज, it will be irregular kind of enlargement, it will be hard to touch, and tenderness will not be present. That is the difference in the PV findings of these two entities. Now sonographically ये जो ऊपर की सोनोग्राफी दिख रही है उसमें क्या दिख रहा है? तो लाइट एंड शैडो, ये जो अपीयरेंस है that is like जैसे पर्दे के बीच से some sunlight is coming creeping in, and that is called as the Venetian blind appearance. So this is a classical thing of the adenomyosis. Then नीचे वाली जो सोनोग्राफी है उसमें जो एंडोमेट्रियम के जो सिस्ट्स बन जाते हैं मायोमेट्रियम के अंदर, वो ऐसे सॉफ्ट शैडोज देते हैं, जिसकी वजह से सॉल्ट एंड पेपर का अपीयरेंस, मतलब नमक और मरी छात में छिड़क दिया हो तो कैसा अपीयरेंस आएगा, दैट काइंड ऑफ अपीयरेंस इज ऑल्सो a typical appearance of the adenomyosis. So there is loss of junctional zone, जो myometrium and endometrium के बीच में differentiation होना चाहिए, that is lost, and the PV findings we have discussed earlier, and this is in the posterior wall में multiparous woman में हमें ज्यादा दिखता है। इसमें भी हमें ट्रीटमेंट जो है वो इंडिविजुअलाइज करनी पड़ती है अकॉर्डिंग टू द एज एंड द फर्टिलिटी कंसर्न्स। इफ दे डू नॉट वांट अ कंसेप्शन, देन द LNG IUS इज सजेस्टेड और द GnRH एनालॉग्स आर सजेस्टेड। द मिरेना, याद ये आपको जो दिख रहा है, दैट इज द इंट्रायूट्राइन सिस्टम व्हिच keeps on delivering progesterone continuously, and because of progesterone the bleeding, the endometrium becomes very thin, and it doesn't it doesn't shed so easily. So because of that the bleeding pattern becomes controlled and limited. Pattern भी control होता है और उसका amount भी control होता है। अगर उसे fertility कंजर्व करनी है तो, और उसमें इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट चलानी है उसमें, तो द सर्जिकल फोकल एडिनोमायोमा होगा तो उसकी सर्जरी करके आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स को उसको सलाह देनी पड़ती है,
and if they have a desire to conserve the uterus, मतलब fertility नहीं है, फिर भी some women have कि नहीं, I don't want the organ to be removed, then uterine artery embolization is the option for them. And if they are willing for removing the uterus, then the last option is the hysterectomy. As we have to discourage the hysterectomy and try and conserve the uterus as far as possible, especially in women who have not yet completed 40 years of age. So यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन करने के जो बेनिफिट्स हैं वो क्या है कि नाउ these are the two pictures where you can see how enlarged the uterus is and how it becomes small, the size reduces after the uterine artery is embolized. Of course it is a specialized technique, but वो hospital stay नहीं required होता, उसमें outpatient procedure होती है, recovery बहुत जल्दी हो जाती है patient की, and risk and complication कम है, quality of life इसकी improve हो जाती है, and कोई भी किसी भी तरीके का स्क्रैपिंग, कटिंग, ये कोई भी सर्जरी इस तरीके की सर्जरी इसमें करनी नहीं पड़ती जो कि डीएनसी या एब्लेशन में करनी पड़ती है. सो दीज आर द बेनिफिट्स. देन कैन वी ट्रीट विथ आयुर्वेद? तो यस, डेफिनेटली वी कैन ट्रीट विथ आयुर्वेद. एंड यहाँ पे भी हमें जो दिखता है कि तत्र विद्यायाम वंध्यात्वम, जो हमारे आर्तवानां स्रोतसाम गर्भाशय मूलम आर्तवाहिन्यश्च धमन्यः, हाँ, तत्र विद्यायां वंध्यात्वम आर्तवनाशश्च. तो आर्तव के बारे में जब प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं, व्हेन इट हैपेंस, तो तत्र विद्यायाम. तो और यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि मल्टीपल सर्जरीज ऑन द यूट्रस और प्रोसीजर्स ऑन द यूट्रस कैन प्रीडिस्पोज दैट वुमन टू डेवलपिंग द विमार्ग गमन. हाँ, जो एंडोमेट्रियम इज द इनर लाइनिंग एंड वो कहाँ घुस रहा है, तो इट इज गोइंग इनटू द मांस धातु या मांस के वैगुण्य करने वाले जो फैक्टर्स घट रहे हैं, निदान घट रहे हैं, उसकी वजह से ही वो एंडोमेट्रियम जो है अंदर जा रहा है और इसलिए हमें एक्सेसिव या एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग की प्रेजेंटेशन मिल रही है. तो इस यहाँ पर भी हमारे हिसाब से हमने क्या करना चाहिए, तो गर्भाशय का एक तो शोधन होना चाहिए. शोधन होने के बाद स्तंभन के लिए भी प्रमोट करना है और रस रक्त धातुओं को हमें बैलेंस करने के हिसाब से भी हमें ट्रीटमेंट का देना जरूरी है. Then we come to the L factor of AUB, leiomyomas. Now these leiomyomas are most of the time they are asymptomatic. We will look at they are not always presenting with the abnormal uterine bleeding. This is the classification of the leiomyomas. उनकी पोजीशन के हिसाब से फिगो का क्लासिफिकेशन है. इसमें से जो 0 and 1 टाइप के जो ये है मायोमास है, 0 इज द पेडेंक्युलेटेड इंट्राकैविटी, कैविटी के पूरे अंदर आ गया है, और ग्रेड 1 इज द वन इन विच 50% से भी लेस ऑफ इट, नहीं, मोर देन 50% ऑफ इट इज प्रोजेक्टिंग इनटू द यूट्राइन कैविटी. तो ये दो टाइप के जो ये होते हैं 0 and 1 ग्रेड के जो फाइब्रोलायोमायोमास है, दे आर द वंस विच आर लाइकली टू कॉज द एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग. बाकी के जो ये 2 और 1 में फर्क क्या है, तो पार्ट ऑफ इट इनसाइड द मायोमेट्रियम. नंबर 1 में जो है मोर देन 50% इज आउटसाइड ऑफ द मायोमेट्रियम एंड 2 में है जो more than 50 is inside the myometrium. That is the difference. So the more it is into the cavity, तो cavity में जितना भी जाएगा तो क्या होगा, it will cause an irregularly enlarged uterus. It will be firm to feel and it will be non-tender, whereas in adenomyosis tenderness will be there. Now this you can diagnose with the help of a sonography and also with the help of a saline infusion sonography. So now what I wanted to say was that when this endometrium over this thing now, it will get stretched. I will just take up one small video of the embolization.
Do you feel tired after climbing just one flight of stairs? You're out of breath, drained, and those few steps. This video has been produced to familiarize you with the uterine fibroid embolization procedure, UFE. UFE is a safe, effective treatment for fibroids that has been performed for nearly 20 years. It is one of several treatments that may be used to treat fibroids in the uterus. Uterine fibroids are non-cancerous growths that develop from normal uterine muscle cells. There are 4 types of fibroids that develop in or just outside of the uterus. Submucosal fibroids grow into the uterine cavity. Intramural fibroids grow within the wall of the uterus. And subserosal fibroids develop on the outside of the uterus. Pedunculated uterine fibroids occur when a fibroid tumor grows on a stalk, resulting in pedunculated submucosal or subserosal fibroids. All fibroids require a supply of blood to survive and grow. UFE takes advantage of this fact to target the fibroids. Uterine fibroid embolization is a minimally invasive procedure. UFE does not remove the uterus or the ovaries. A small incision is made in the leg to gain access to the femoral artery. A long flexible tube called a catheter is then inserted into the femoral artery. It is guided up the femoral artery and into the artery that supplies blood to the uterus, called the uterine artery. The catheter is then guided to smaller arteries that supply blood to the fibroids. Uterine fibroid embolization delivers tiny microspheres to the artery that supplies the fibroids, cutting off the blood flow, causing the fibroids to shrink. The tiny microspheres are injected through the catheter and travel through the blood vessel. Since the microspheres are more than 60 times larger than red blood cells, they plug the tiny vessels that red blood cells travel through to feed the fibroid. The procedure is repeated in the uterine artery on the other side to make sure that all blood supply to the fibroids has been cut off. All fibroids are treated simultaneously. Once the blood supply to the fibroids has been blocked, the fibroids begin to shrink. There is no scar tissue and minimal blood loss with UFE. Recurrence of the fibroids with uterine fibroid embolization is rare. Most women are able to return to light activity within a few days of the UFE treatment and are usually back to work and normal activity, on average, within 11 days. Take back your life today. Ask your doctor if uterine fibroid embolization is the right treatment for you. Okay, so this was about this uterine artery embolization, which is one of the newer techniques. Just a minute. Something. Hi, I'm Dr. Karen. Okay. Yes, so this was about the uterine artery embolization, which is offered as a medicine, which is offered as a treatment to women with leiomyomas. Now, like I said, which women need to be treated for this? The ones who are having the 0 and 1 type of fibromyomas, they will present with the abnormal bleeding and they need to be treated. And what do you do with them? So we offer them the other 2 to 6 types. They are not going to result in abnormal uterine bleeding. And वो जो type 1 है उसमें ही हम क्या कर सकते हैं? तो laparoscopic या hysteroscopic myomectomy can be advised in such women, or the UAE can be advised. And in others, for the excessive bleeding, if the cavity is not distorted, then modern medicine offers them LNG, IUS, and non-steroid anti-inflammatory drugs and tranexamic acid and OC pills are the other common line of treatment which the modern medicine is offering them. If the patient wants to conserve the uterus for further childbearing, then myomectomy is preferred. And if the patient's family is complete and she's above 40 years of age, then the hysterectomy is preferred in such cases.
What I want to share over here, you can just go through this. This is the general this recommendations which are given by the FIGO. We have just discussed that, but you can just go through it. Meanwhile, while you're going through it, I will share with you one case of a patient which presented in our OPD. And this patient, she had excessive bleeding. Her intermenstrual period was also shortened. Bleeding quantity was increased, and there was also pain in her bleeding. So when she presented, she showed me one sonography which was taken maybe 8 to 10 months prior. तो उसमें सिर्फ बल्कि यूट्रस का उसका हिस्ट्री था, बल्कि यूट्रस का फाइंडिंग था यूट्रस में सोनोग्राफी में. एंड देन लेटर ऑन आफ्टर 8 months रिसेंट जो सोनोग्राफी उसमें दिखाई थी, in that she had shown that sonography was showing a uterine fibroid about the 4 to 5 centimeters का anterior wall में uterine fibroid उसको दिख रहा था when she presented to us. Okay, so वो पहली की अवस्था I am considering कि वो संचय अवस्था थी जिसमें उसकी बल्कीनेस मायोमेट्रियम की हाइपरट्रॉफी हो गई और फिर बाद में ये फाइब्रोमायोमा डेवलप हो गया. And she started getting these symptoms. When she presented to us, she was having this complaint since past 5 to 6 months. And तो हमने इसे गर्भाशय की ग्रंथि के रूप में ट्रीटमेंट देने का ये किया, चॉइस किया. एंड गर्भाशय ग्रंथि का वैसे वर्णन सेपरेटली आयुर्वेद में नहीं आता है, बट ग्रंथि इज अ फॉर्मेशन which is created because of the vitiation of vata and kapha and dushti of the Mausa and Meda Dhatus. So we have considered what can be the cause. तो उसका हमने निदान सेवन के बारे में हम देखते गए तो we found that she is having the continuous आदत उनको है कि दोपहर के 2 या 3 घंटे सोने की. So this is one very big cause of increase of clay and kapha in the body. And she also keeps has a liking for sweet foods. So eating sweet foods every now and then after every meal is one of her habits. जो हमने उसे छोड़ने को कहा पर उसने नहीं छोड़ पाई. And apart from that, आजकल सबको जो रोग है कि सोशल मीडिया पे जगते रहना, स्क्रोलिंग करते, वो भी है. और दोपहर को अगर इतना सोएगी तो ऑब्वियसली रात में नींद आना प्रॉब्लमेटिक ही होगा. So she was having all these nidana sevana, and on top of that, in her history, we found that she had done a curettage 2 times in her life, and एक बार MTP pills भी खा करके MTP करवाई थी. So all these two together we came conclude किया कि ये खवैगुण्य causing agents were the this मांस धातु या गर्भाशय का खवैगुण्य cause करने वाले भी उसने कृति की थी. और उसका जो वात और कफ विशेट करने का जो ये था निदान सेवन वो भी उसने किया था. एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट ग्रंथि had appeared and resulting in shortened cycles, heavy menstrual bleeding and pain in the lower abdomen and back. So we started to treat her with our conservative management. उसमें हमने चॉइस किया था तो पुष्या हमारे पास ड्रग्स पता बहुत होंगे बट व्हाट इज अवेलेबल लोकली इन आवर college, that is of importance. So Pushanuga Churna, Kanchanar Gugul and Varunadi Kadha were started to her, and she within the first month itself she found relief in the symptomatic relief उनको मिला. Then हमने जाकर के उसे कन्विंस किया कि तुम एडमिट होकर के पंचकर्म थेरेपी करा लो तो तुम्हें और ज्यादा फायदा होगा. And on admission also we continued with the oral drugs and we gave her Abhyanga and we gave her bastis. So while doing the basti, what to use? So ये हमने सिर्फ हमारी युक्ति चला करके जुगाड़ किया कि अभी यहाँ पर अवेलेबल क्या है तो वरुणादि है तो वरुणादि एंड दशमूल इनका काढ़ा मिक्स करके यवक्षार सैंधव मधु का आस्थापन एंड दशमूल तेल जो कि इजीली अवेलेबल था पेशेंट को अफोर्डेबल भी था उसका हमने अनुवासन चलाया. और ये उसने 8 दिन तक लिया और फिर उसके बाद उसको मेंसेस भी आ गए जिसमें उसको काफी रिलीफ भी था. She didn't have the complaints that she initially had. Then she continued to come for follow-up with us and we continued with the same oral medications. And after repeating a sonography after almost 4 to 5 months of treatment, we found that there was no evidence of the fibroid in the
sonography. So the fibroid had completely been जो ग्रंथि जो है वो रिसॉर्ट हो गई थी, मतलब इट हैड गॉन अवे. सो दिस इज द काइंड, एंड छोटी नहीं, अच्छी खासी बड़ी 4 to 5 सेंटीमीटर्स वाली ग्रंथि उसकी चली गई थी. ऑफकोर्स इट वाज अ सिंगल ग्रंथि, नॉट मल्टीपल, पर ये बहुत एनकरेजिंग और फुलफिलिंग रिजल्ट था. और वो अभी भी पेशेंट हमारे पास मतलब आती है. एंड रिसेंटली आफ्टर 1 year break she stopped coming because she was good. Then after 1 year break once again she has developed one in the posterior wall. और हम यही कह सकते हैं कि निदान सेवन उसका चालू रहा, उस वजह से उसने वो टेंडेंसी चालू रही and the vitiation of the doshas continued. But now she is again taken the oral treatment and again she willingly got admitted. Now दूसरे फाइब्रॉइड का अभी हमें फॉलोअप नहीं मिला है, पर पहला फाइब्रॉइड तो जो काफी बड़ा था, that was successfully treated with the Ayurvedic management. So now coming to the AUBM, malignancy can be of the endometrium or malignancy can be of the cervix also, and we should be aware of that ke endometrial hyperplasia can be ending up in the malignancy. So how many, it may present as postcoital bleeding also, irregular bleeding or heavy menstrual bleeding. And because of this unopposed estrogen states, they are the main cause of the endometrial hyperplasia. उनके causes हमने पहले भी देखे हैं, unopposed estrogen state किसमें आता है. और if we, after doing the DNC, if we send it for the histopath and we find that there is a simple hyperplasia without with type 8 or complex hyperplasia with and without atypia, ये 4 possibilities हमें दिखने को मिलते हैं. And you can see that the chances of progressing into the cancer are increasing with the increasing atypia. मतलब simple without atypia is having 1% chances. Simple with simple hyperplasia with atypia 3% chances. तो इस तरीके से ये सब बढ़ते जाता है. And because of this the patient का future it may result in cancer, and hence we need to manage this problem. So one more thing I had kept, that was about the endometrial biopsy, which can be is the inside lining of the uterus. An endometrial biopsy is the removal of a sample of tissue from the endometrium for testing. A biopsy may be done to screen for cancer or precancerous cells, to determine the cause of irregular bleeding, or to investigate fertility problems. This procedure can also check for infections and monitor the effectiveness of certain medications. An endometrial biopsy can be done in your doctor's office in 10 to 15 minutes without the use of a sedative. Your doctor will first do a manual exam to determine the position of your uterus, and then place a speculum in your vagina to open it up and keep it open so the cervix is visible. Your doctor may use another instrument called a tenaculum to grasp the cervix and hold it steady during the procedure. Your doctor will then pass a long, thin, flexible tube called a pipelle through your vagina and cervix and into your uterus. The pipelle is equipped with a piston-like device that creates suction when pulled. Your doctor will spin the pipelle and move it up and down in the uterus while suctioning up an adequate sample of endometrial tissue. Then remove the pipelle and place its contents in a container. Your doctor will complete the procedure by removing the tenaculum and speculum. After the biopsy, some patients are able to sit up immediately and feel minimal cramping. Others who may feel some dizziness will be asked to lie still for about 10 to 15 minutes before being released. An anti-inflammatory medication, such as ibuprofen or naproxen, is often prescribed to minimize any menstrual-like cramping or discomfort. Your doctor will send the sample to the lab for testing. Results may be given to you by telephone or during a follow-up appointment with your physician.
So these are the way the endometrial biopsy can be taken as an office procedure by just using the PIPEL, and it can help us to diagnose the endometrial hyperplasia and atypia early on. So if the patient shows the malignancy, then the management of the oncology management will be very important. If there is simple hyperplasia without atypia, then the LNG IUS will be able to, it will be useful, or the oral progesterone in the form of medroxyprogesterone is to be given. And hyperplasia with atypia, there are around 29% chances of progression to cancer. So if the childbearing is still incomplete, you can offer her progesterone therapy. And if the family is complete, that is the last thing, that is the hysterectomy can be advised for her. So, but in any case, if you are planning to give conservative treatment, then a repeat endometrial biopsy after 6 months is essential, and she should always be given to the follow-up with the oncologist. Conservative treatments, where it has to be, like I said, 6 monthly, you have to repeat it. And endometrial ablation is not advised because you are not sure whether the complete endometrium will be destroyed, and if you want to repeat it, then the histology के लिए sample ही नहीं बचेगा, तो इसलिए ablation is not a good choice for these patients, but repeat sampling should be done repeated. Then this is the just algorithm कि क्या कर सकते हैं हम इसके patient के लिए. Malignancy हो तो standard protocol for malignancy देना है, अगर hyperplasia है तो atypia है तो hysterectomy can be advised, and hyperplasia without atypia, LNG IUS can be given, or oral progesterones can be used. Management of, this is in a nutshell, single polyps, AUBA, AUBL. So I think we have discussed this in detail. So ye in a nutshell at a glance diya hai. So I will not go into the detail. Then coming to the coin or the non-structural causes, coagulopathies, 13% women with HMB have some kind of systemic disorders. Now coagulopathy जिसमें भी रहती है तो वो typical history ऐसी देगी कि menarche से ही ज़्यादा है. Why? Because the coagulopathy is working in her body since then. Then what should make you suspect a coagulopathy? That if she is a married woman and she gives के मुझे पहले birth में चाइल्ड बेरिंग में PPH हुआ था, या मुझे कोई भी दांत का काम कराने जाती हूँ, some drilling or whatever, any dental work is related with lot of bleeding, and कोई भी छोटी मोटी सर्जरी उसकी हुई हो तो मुझे बहुत खून गया था, ये गया था कि ये हम पूछेंगे तो वो बता सकेगी. If she is aware, she will tell us. So taking a proper history in AUB patients about this PPH and this thing is very important. Then at least she may also give you a history of bruising very easily. थोड़ा भी धक्का लग गया तो उसमें ब्रूज यानी सबक्यूटेनियस हिमरेजेस हो गए, या नाक से बहुत इजीली एपिस्टैक्सिस खून बहना, वेरी फ्रीक्वेंटली ब्लीडिंग ऑफ गम्स, एंड अदर किसी और इसमें भी कारण से, छोटे मोटे कारण से हमें ब्लीडिंग की हिस्ट्री ऐसे पेशेंट्स में कोएगुलोपैथीज में मिलती है. सो almost 1/3 women have this, and even older women 20% may have coagulopathies. So it is not necessary कि just younger में ही हमें उसे देखना है, older में भी हम देख सकते हैं. So ask for the proper history, and commonest cause is the von Willebrand's disease and the idiopathic thrombocytopenic purpura. They are the commonest cause of the coagulation disorders. Then we have to screen them properly for the coagulation profile. पहले तो pregnancy ruling out is mandatory. It is a baseline thing. Rule out pregnancy in each and every case. Then BT, CT, platelet count, prothrombin, partial thromboellastin time, ये सब देखना है. If thyroid, if you are suspecting, then that should be done. And hematologist opinion has to be taken for such suspicious cases. And the main thing that they need is that if they are having the VW disease, von Willebrand, then that specific
कोफैक्टर के से रिलेटेड टेस्ट भी उन्हें करने पड़ते हैं एंड उसकी सप्लीमेंटेशन उन्हें देनी पड़ती है. सो इन पेशेंट्स विद AUBC, this non-hormonal treatment with tranexamic acid is the primary option, and LNG-IUS is the secondary option which can be offered to these patients. Now, in these cases, we have to remember that NSAIDs are contraindicated because they act on the platelet and they can affect the platelet function also, and they may also affect the liver. So NSAIDs like the mefenamic acid and ibuprofen, which we normally can use in other cases, they cannot be given in these coagulopathy patients. Injectables like GnRH analogs are also not given very as a first line of treatment. And if at all we need to give, then there should be enough pressure should be given at the injection site. That has to be remembered. Then ovulatory dysfunction, it is very common these days in the reproductive age group women. We know about the polycystic ovarian disease. We know about the metabolic syndrome, in which there is unopposed estrogen is given to the uterus as a result of. When do you suspect this anovulatory function? So when the patient presents with heavy menstrual bleeding, irregular cycles, or there is a classical thing is the delayed cycle followed by acute heavy and prolonged bleeding. तो 4-3 महीने मेंसेस आती नहीं, और आती है तो 8-15 दिन 10-15 दिन चलती रहती है, रुकती नहीं, पर बहुत वीकनेस आता है. दैट इज क्लासिकल, स्पेसिफिकली इन द दिस एडोलसेंट ग्रुप में ये दिखने को मिलता है. इट मे बी फंक्शनल काइंड ऑफ लाइक जस्ट आफ्टर मेनार्केज टिल द HPO एक्सिस मैच्योर होने तक भी अनओव्युलेटरी साइकिल्स चलते रहते हैं. उस समय में भी ये हो सकता है. एंड इट कैन ऑल्सो अकर इन केसेस व्हिच आर पैथोलॉजिकल, और जो PCOS टाइप के केसेस है उनमें भी ये दिख सकता है. सो अंडरलाइंग कॉजेज ओबेसिटी, androgen excess states and thyroid disorders. These things, what they do is that there is reduced sex hormone binding globulin in these cases, obesity or thyroid में, and उसकी वजह से there are lot of excess free testosterone and free estrogen freely available in the blood, because of which there is a hyperestrogenic state in that body, and that leads to overproliferation of the endometrium, resulting in excessive shedding after the support is lost, after it overgrows its own support. Then there may be cases of hyperprolactinemia or chronic illness, जिनमें क्या होता है कि GnRH कम हुआ रहता है. When prolactin increases, it suppresses the LH and FSH. FSH-LH axis is suppressed हो जाती है. There is no ovulation. Again, ovulation will not take place, and that will also lead to amenorrhea followed by excessive bleeding. Then there is chronic illnesses like liver disease, excessive exercise, eating disorders, and stress. They suppress the HPO axis, and they can result in an ovulation, and an ovulation can cause the abnormal uterine bleeding in the form of irregular cycles or in the form of heavy menstrual bleeding. So we have to take the correct history and do the necessary investigations like we saw in the earlier slide. Sometimes it may be iatrogenic also, like patients will come to the I factor, coin में I भी आता है. So for ovarian dysfunction, if the patient is not desiring conception, then combined oral contraceptive pills can be given. These oral contraceptive pills, they help to regularize the cycle, and they help to stabilize the endometrium. So the patient's own hormones are suppressed, and whatever the pills are been given, the endometrium grows only on that, and as a result, when they are withdrawn at the end of the cycle, the bleeding will start and it doesn't over-proliferate. Then cyclical luteal phase progestins can also be given. In that, they are starting from the day 15 to the day 25 of the cycle. Only progestin can be given. The norethilsterone is also a progesterone artificial derivative, which can also be given for the 21 days. But it suppresses the bleeding. It thins down the endometrium, and is also can be given for a short-term therapy of 3 months or so. Then
if the patient is not willing for the oral contraceptive pills, then the LNG-IUS is the treatment of choice. If the patient want to continue with the reproduction, she wants to avoid the hysterectomy, then the LNG-IUS is the treatment of choice for such patients. In adolescents also, the hormonal and non-hormonal therapies both can be prescribed. So coming to the causes of the endometrium के causes में mainly there are the causes include endometritis, which is inflammation of the endometrium, which can result as a because of pelvic inflammatory disease. So look for the cervicitis, endometritis in the PS findings. Chlamydial cervicitis and endometritis, they can also result in this endometrial inflammation and excessive bleeding. Genital tuberculosis and postpartum infection. So specifically recently delivered अगर patient हो तो ये पूछ लेना चाहिए कि ये after the delivery did you undergo a spell of fever or any kind of signs and symptoms of sepsis? Fever उसमें सूती का ज्वर जिसे हम कहते हैं, हाँ, या puerperal sepsis, उसके भी grades हैं. So what if she has had any such kind of episode, that may be the contributing factor of the for the this. कोइन फैक्टर में जो कोइन जो फैक्टर्स है COEIN, उनमें more or less same similar kind of medical treatment is advised. पाम में structural problems है तो उनमें क्या होता है कि they are to be treated separately, but कोइन factors में more or less the medical treatment is largely indicated, and similar kind of drugs we can use in almost all of the factors which are included in the non-structural causes. Iatrogenic is Vaidyakrutaya created by the drugs. So when will that occur? That occurs when patient is taking hormonal contraceptive and she is not taking the pill continuously. At such times, then what happens is that there is a breakthrough bleeding. So pill भूल गई और बीच में ही छोड़ दिया तो वो abnormal bleeding जैसे ही present होगा. तो ये हिस्ट्री हमें पूछनी चाहिए कि बेसिकली हम कॉन्ट्रासेप्टिव हिस्ट्री बहुत बार पूछते नहीं है, तो ये हमें याद रख के पूछना चाहिए. देन प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल भी अगर पेशेंट ले रही है तो भी उसमें ये चांसेस ज्यादा रहते हैं बीच में ब्लीड होने के. एंड कॉपर टी इंसर्शन इज वन ऑफ द नोन कॉजेज फॉर which can aggravate the excessive bleeding. In fact, ये relative contraindication भी है copper T insertion का के जिनमें ये abnormal bleeding रहता है उनमें copper T insertion carefully करना है या नहीं, वो option नहीं use करना है. Then patients with anticoagulants, like I said, warfarin है, heparin है, ये जिनका चल रहा है, aspirin ले रही है heart disease के लिए, ये ऐसे patients में भी ये drug related abnormal bleeding आ सकती है. Then LNG-IUS is recommended for such kind of treatment. तो ये more or less it comes down to the NSAIDs, then the antifibrinolytic agents, and the OC pills, progesterones, and the LNG-IUS. That is the main lines of treatment that we advise. Now, not yet classified. ये last type है. Not yet classified में myometrial hypertrophy and arteriovenous malformations ये चीज आती है, और इनको हमें डील करने के लिए ये हिस्टेरोस्कोपी ही ये डायग्नोज कर सकती है. पल्सटाइल masses या tortuous vasculature है, that may be the cause. If everything else you are ruling out and nothing is coming to the front, then such kind of causes may be present and they should be kept in the mind. So in general पहले क्या करना है हमें, ऐसी पेशेंट आए तो अल्ट्रासाउंड इज मैंडेटरीली टू बी डन इन all the women. Why? For the seeing the uterus, evaluating the adnexus and the endometrial thickness. Endometrial thickness more than 12 millimeter is not considered a normal sign. So this AV malformation and malignancy and all such things, they will be differentially diagnosed by the Doppler sonography. So that should be done in suspected cases. Then it will also help us to
differentiate between the fibroids and the adenomyomas. Like the MRI also, that helps us to differentiate between the two. And then the 3D USG will help us to see them myometrial lesion. And so saline infusion sonography is useful for diagnosing intracavity lesions like the polyp or the fibroid polyp. So after this sonography is done, the MRI may be done. If you are planning a surgery for the patient, then this conservative surgery in which you want to remove only the fibromyomas can be planned by using the MRI in order to gauge the extent of this extent of the growth and to differentiate between the fibromyomas and the adenomyosis. Hysteroscopy is not indicated for all, but direct visualization may help you to deal with intracavity lesions like the polyp or the pedunculated fibroid that may be dealt with effectively, and a need for a bigger surgery can be avoided in such cases. I think this ये और ज्यादा होगा ये, तो मतलब इसमें काफी और ज्यादा स्लाइड्स है, तो अभी करना है कंटिन्यू के क्या करेंगे? ऑलमोस्ट 1 आवर हो गया है. एक और लेक्चर में अरेंज करती हूँ पार्ट 2 करके, है ना? हाँ, क्योंकि काफी बड़ा है, टॉपिक ही बड़ा है. नहीं, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन आप कर रहे थे और एक बार बहुत डिटेल में अच्छी तरीके से सभी की नजरों से निकलेगा और समझ में अच्छा आएगा तो ये ज्यादा अच्छा रहेगा. और आपने बहुत अच्छी मेहनत कर रखी है, तो हम चाहेंगे कि हम डिटेल में फिर से 1-1.5 घंटा, है ना, 1-1.25 घंटा फिर से सुने. हाँ, क्योंकि अभी 1 घंटा हो गया और लगभग सबका मतलब फोकस फिर चला जाता है कुछ. डॉक्टर साहब, एक क्वेश्चन मेरे व्हाट्सएप पे डॉक्टर उज्ज्वला ने भेजा हुआ है. एक क्वेश्चन ले ले डॉक्टर साहब. हाँ सर, ले लो. Patient's age 15 years, polymenorrhea, 2 episode of bleeding PV, month of January. Always कष्टार्तव, हेतु पित्तकर, रक्त दुष्टिकर, and mostly non-veg, chicken, egg, fish, ये आहार था उनका. अम्लपित्त with उदरशूल, अतिसार हिस्ट्री on and off. Patient takes painkillers. हाँ. In this case क्या कल्प का विचार किया जा सकता है? वो अभी ट्रेन में है, तो हमारी रेगुलर व्यूअर है, मगर अभी ट्रेन में होने के कारण नेटवर्क नहीं है, तो व्हाट्सएप पे डाला है. हाँ. ये सवाल जरूर पूछ लेना. मैंने कहा ठीक है. हाँ. क्या एज बताई उन्होंने? 16. 15 साल की है. एंड रिसेंट एपिसोड फ्रीक्वेंट मेंसेस के हुए उनको. पॉलीमेनोरिया 2 एपिसोड्स, ब्लीडिंग पीवी इन द मंथ ऑफ द जनवरी, ऑलवेज कष्टार्तव और पेन भी है. हाँ. पित्त रक्त दुष्टिकर मिला है और हाँ, तो उन्होंने आधा डायग्नोसिस तो कर ही लिया है. मतलब शी हैज हिट ऑन द राइट ऑन द स्पॉट, क्योंकि हमें रजोवृद्धि, आर्तव दृष्टि, इनके अंडर हेडिंग में ही हमें ये समझना पड़ता है. और जबकि ये समझ रहा है कि फिश चिकन खा रही है और इतने फ्रीक्वेंटली खा रही है, तो मत्स्य तो हमारे यहाँ आर्तव जनन के लिए ही बताया है ना. तो ये आर्तव का यात्यर्थम सेवते नारी लवण अम्ल गुरुनी च कटुनी अथ विदायिनी स्निग्धानी पिशितरनी च ग्राम्योदकानी भक्षानी कृशरम पायसम दधी, ये सब सुक्तम मस्तु सिरादी भजंत्या कुपितो अनिला. तो ये और पेन भी है, तो ये वातोपैथिक काइंड ऑफ ये लग रहा है ना, क्या बोलते हैं, डिफरेंस, मतलब दृष्टि लग रही है वातोपैथिक. और 15 साल की है अगर, तो ये आगे जाके बढ़ सकता है. तो इसलिए एक बेसिक एक सोनोग्राफी उन्होंने कर रखी होगी तो अच्छा है, नहीं होगा तो एक कर लेते हैं. और इसे हम वातोपित्त और रक्त शुद्धि और रस रक्त शुद्धि के हिसाब से ही उसने ट्रीटमेंट देनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है. तो इसमें बल वगैरह देख करके ना, ये रिसेंट ही एपिसोड है, क्रॉनिक नहीं हुआ है, इसलिए मैं शोधन के लिए नहीं रेकमेंड करूंगी. लेकिन अगर ये तो पथ्य कल्पनाओं से अच्छी तरह से करना होगा. शी विल नीड टू लिमिट ऑल द निदान कर हेतु जो है ना, जो उनको
जो उन्हें समझ ही आए होंगे अपने जो पार्टिसिपेंट है उनको के ये पेशेंट के हेतु एग्जैक्टली क्या क्या कितना खाती है। तो किसी से हम ऐसा टोटली छुड़वा नहीं सकते हैं, लेकिन उससे वो कम कम करवाना चाहिए, कम मात्रा में करवाना चाहिए। और स्लोली वी हैव टू फोकस ऑन रक्त स्तंभन एंड रस रक्त की शुद्धि के लिए। तो रक्त स्तंभन के हिसाब से हम देखें तो हमारे पुष्यानुग लगता है कि ये बहुत सिंपल है और कितने कॉमन है, पर ये इफेक्ट देते हैं। अच्छे ग्रेड का पुष्यानुग चूर्ण लोध्रासव यूज करेंगे तो ये साइकिल रेगुलेटर में भी काम करता है। इसके साथ में बोलबद्ध रस का भी यूज मैं काफी टाइम करती हूँ ऐसे केसेस में, और ये अच्छा रिजल्ट देता है। और इसके साथ उन्हें अगर मतलब ब्लीडिंग एपिसोड में अगर हेवी ब्लीडिंग हो तो वो एक मैं जस्ट शेयर करना चाहती थी कि हमारा एक ऐसे ही पेशेंट आई थी जिनको ट्रैनेक्सा वगैरह देख करके भी रिलीफ नहीं था एंड 6 ग्राम एचबी हो चुका था उसका। पेशेंट एडमिट थी हमारे यहाँ, और फिर हमें करना क्या है, तो हमारे पास क्या ड्रग अवेलेबल है, ये सोच के हमने फाइनली क्या किया, तो एक कषाय रसों का उपयोग हमने करने का डिसाइड किया। और एक आगे के लेक्चर में आएगा भी ये, जस्ट अ मिनट, एक ही मिनट। जी डॉक्टर साहब, वो डॉक्टर उज्ज्वला ने यूएसजी नॉर्मल है ऐसा मैसेज किया है, और आपकी बात बिल्कुल सही है कि जिसमें हम पित्त शमन और रस धातु की तुष्टि न हो ऐसे अगर आहार रखते हैं हाँ, बहुत ही बढ़िया रहता है। ये बात बिल्कुल सही है। मुझे याद है कि मैं जब खानपुर में सर्विस कर रही थी, वहाँ एक बिटिया थी, और जैसे ही उसको मैंने कहा, उसने मुझे पूछा ना, जैसे बच्चा ज्यादा परेशान होता है 4-5 साल से, मैडम ये ठीक हो जाएगा? मैंने कहा यस यस, तो वो रोने लग गई। मैंने कहा बेटा ना नहीं, यस कहा है। तो किसी ने यस कहा ही नहीं है, कहा ही नहीं, बराबर। तो मैंने कहा ऐसी तो कोई बड़ी बात ही नहीं लग रही है। और आपने बिल्कुल सही कहा कि पुष्यानुग चूर्ण एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। मैं पुष्यानुग चूर्ण के साथ थोड़ा यष्टि मधु 2 ग्राम डाल देती हूँ, ऐड कर देते। बल्य है, रसायन है, और के ऊपर बहुत अच्छा इफेक्ट रहेगा। करेक्ट। इन सब की अपेक्षा मधु यष्टि इजीली अवेलेबल है, कंट्रोवर्सी नहीं है उसमें, कोई कंट्रोवर्सी नहीं है डॉक्टर साहब, और साथ में चूर्ण फॉर्म में इंडिकेटेड है ना? करेक्ट। जैसे हाँ, किसी का तो मेद्य का स्वरस बता दिया, किसी का कल्क बता दिया, तो आज के समय में बड़ा मुश्किल है कि हम बराबर है। कह दे पेशेंट को कि इसका तो पेशेंट फ्रेंडली भी होना चाहिए, प्रैक्टिकली भी पॉसिबल होना चाहिए। तो ये जो मैं केस बताने जा रही थी, तो उसमें हमने क्या करा था कि एक्सेसिव ब्लीडिंग जब हो रहा था, ट्रैनेक्सा लेकर भी कंट्रोल नहीं था, 6 ग्राम एचबी आया था पेशेंट का, पेशेंट हमारे एडमिट है। तो व्हाट वी डिड इज दैट, ये जो हमने कषाय रस का उपयोग तो बताया ही है, और कहीं मुझे लगता है रक्त आर्ष की चिकित्सा में ये सूत्र आता है कि अग्निसंदीपनार्थम च रक्त संग्रहणाय च दोषाणाम पाचनार्थम च परम तिक्त ही उपचरित। तो तिक्त रस का रोल हम कभी कभी ओवरलुक कर जाते हैं इसमें। तो कषाय स्तंभन करते स्तंभन तो करेगा, लेकिन जो अंदर बसे हुए दोष है उनको भी जाना चाहिए। तो उनके पचन के लिए तिक्त रस का महत्व बहुत अत्यधिक है, और इसलिए हमने फिर इसके लिए क्या प्लान किया कि पंचतिक्त और पंचवल्कल तो इजीली मिल ही जाते हैं, तो उससे उसका यूज करना था। पर ये इसमें अगर करे तो वात का प्रकोप हो जाएगा क्या, तो ये सोचकर उससे सिद्ध क्षीरपाक करके मात्रा में उसे मुहुर्मुह पान पे रखा। और ये मुहुर्मुह कल्पना हमें कई आत्ययिक अवस्थाओं में यूज करने के लिए इंडिकेटेड है, ये जो औषधि सेवन काल है, मुहुर्मुह औषधि सेवन। तो ये ऐसे हमारा कंसेप्ट हम हमारी हिसाब से युक्ति से प्रयोग करके जुगाड़ कर सकते हैं, और हमें जो द्रव्य अवेलेबल है उनको कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं, ये सोच करके हमने उसे मुहुर्मुह पान दिया, उदर के ऊपर नीचे गैरिक का लेप दे दिया। और एक ये भी किया था हमने कि रोलर गॉज को पंचतिक्त के पंचवल्कल के इसके क्वाथ में डुबा करके उसको ठंडा करके फिर उसको उसका रोलर पैक भी वजाइनली दिया था, जो है ना सिद्ध पिचुओं का वर्णन गर्भस्राव पात में आता है ब्लीडिंग अरेस्ट करने के लिए। उस तरीके से भी हमने उसे ये दिया, एंड दैट पेशेंट गेव अस वेरी सैटिस्फैक्टरी एंड मिरेकुलस रिजल्ट, जो कि
ये हमारे मॉडर्न ड्रग से भी कंट्रोल में नहीं आ रही थी, वैसी केस वो हमने मुहुर्मु पान और जो अवेलेबल है हमारे हाथ में जो है उसमें अवेलेबल ड्रग से हमने उसको मैनेज करके अच्छा किया और वो सेटिस्फैक्टरी केस थी. सो इन दिस केस ऑल्सो इफ यू आर हैविंग दिस काइंड ऑफ ये पुष्याणु का चूर्ण आप यूज करना, लोध्रासव का यूज करना एंड इसके साथ में बोलबद्ध रस का भी यूज कर सकते हो. एंड लेटर ऑन वंस इट इज कंप्लीटेड कोई तो भी रसायन द्रव्य अग्नि देख करके हमें स्टार्ट करना है. तो फॉर विमेन शतावरी और अश्वगंधा या उनका सिद्ध क्षीर पाक अगर उनको रेगुलरली देते रहे तो ये रक्त के विदाह को भी कम करता रहेगा. अगर ये इसके हेतु सेवन चलता ही है वो हेतु कम करेंगे और ये अगर प्रसादन करे ऊपर से तो ये रक्त की होने वाली जो रक्तम प्रमाण उत्क्रम में जो हो रहा है वो होने से बचेगा, द्रवत्व सरत्व जो बढ़ गया है वो. एंड ऑफ कोर्स उसकी रक्त धातु को मैनेज करने के लिए कोई ना कोई तरीके का रक्त प्रसादन द्रव्य जैसे धात्री लोह हो या ताप्यादि लोह हो या अमल की रसायन हो, ये हमें साथ में बाद में स्टार्ट कर सकते हैं. पहले तरतम भाव देख के किस चीज को पहले संभालना है वो देख करके हम इन औषधियों की योजना सक्सेसफुली कर सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है. जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब. मुझे लगता है कि आपने संप्राप्ति विघटन के बहुत विभिन्न बिंदुओं को इतना अच्छी तरीके से एक्सप्लोर करके बताया है कि बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स इससे लाभान्वित होंगे और अपने अपने पेशेंट की संप्राप्ति विघटन के लिए अच्छा प्रयत्न करेंगे. डॉक्टर आरोग्यम से नाम से ज्वाइन किया है बेटा, आप अनम्यूट करके अपना प्रश्न पूछ सकते हैं. नमस्कार मैम. नमस्कार हेतल मैम. मैम जो ये आपने अभी पंचवल्कल क्वाथ सिद्ध पिच्चू बताया वेजाइना में, हाँ. तो मैम ये ड्यूरिंग द ब्लीडिंग, जैसे पेशेंट की ब्लीडिंग नहीं रुक रही तभी रखना है या बाद में हमें इसको यूज करेंगे? थोड़ा कंट्रोल में आने के बाद रख सकते हैं या तभी भी रख सकते हैं, क्योंकि देखो ये गर्भस्राव पात में ना उसको ब्लीडिंग को रोकने के लिए बताई हुई चिकित्सा है सिद्ध पिचू रखने का. सिद्ध पिचू रखने की जो वर्णन आया है वो गर्भस्रावपात की चिकित्सा में आया है. इसलिए ये ओरली तो आप मुहुर्मु चालू रखो और फ्लो थोड़ा कम हो जाए, उसके बाद आप टाइट पैक वजाइनली रख दो एंड देन रिमूव इट आफ्टर 1 hour और सो एंड सी व्हाट इज द रिजल्ट. मैम फिर हमें 1 hour या 2 hours पे इसको दोबारा मतलब कि नए क्वाथ में नया पिच्चू लेके उसको री देना पड़ेगा? हाँ, ऐसा करते रहो या बीडी में करो ना, क्योंकि वो अनकंफर्टेबल भी होता है रखने को. और पेशेंट की मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट करो, आप उधर पे गहरीक का लेप दे दो. और ये मुहुर्मु पान का मुझे बहुत अच्छा फायदा लगा, क्योंकि ये कंटिन्यूअसली ब्लड में उसकी लेवल मेंटेन रहती है ना मुहुर्मु देते हैं. तो ऐसा बीडी टीडीएस क्यूआईडी करेंगे तो क्या होगा कि इट विल बी गिवन, थोड़ी देर उसकी लेवल आ जाएगी ब्लड में फिर चली जाएगी. बट घंटे में तुम अगर से 30 ml दे रहे हो, 20 ml दे रहे हो तो उसकी ब्लड में लेवल भी बनी रहेगी. तो उसका ये अनुभव मुझे उसी की वजह से है, ऐसा लगता है कि कंटिन्यूअसली और मेंटेनिंग दैट लेवल इन द ब्लड. एंड ये पिचू का भी आप बीडी में करो, क्योंकि वो थोड़ा अनकंफर्टेबल भी रह सकता है पेशेंट के लिए. ओरल ड्रग से बाकी के इलाज से आपका थोड़ा कंट्रोल में आ जाए तो ये पिचू का ये करना. एंड काउंसिल द पेशेंट बिफोर दैट एंड डोंट लेट हर मूव अराउंड आफ्टर शी हैज यू हैव इंसर्टेड इट. मेक हर लाई डाउन विथ हर विद द क्रॉस लेग्ड या सुपाइन पोजीशन में उसे आराम से लेटे ही रहना है. और देन वन शी फील्स बेटर देन शी विल आल्सो कंप्लाई इजीली. मैम एक क्वेश्चन और था कि मैम जैसे कि आजकल ये बहुत ज्यादा ट्रेंड में आ गया है कि पीरियड्स में भी एक्सरसाइज करने को बोलते हैं या जिम जाने को भी, जबकि हम तो अपने पेशेंट्स को डिस्करेज ही करते हैं. पर क्या ये भी एक कारण हो सकता है कि जैसे अब नॉर्मल ब्लीडिंग अधिक हो रही है जो जिस एज ग्रुप में नहीं होनी चाहिए? यू आर वेरी करेक्ट मैडम, वेरी करेक्टली नोटिस्ड. एंड अपने यहाँ तो हेतल मैडम इसकी एक्सपर्ट यहाँ मौजूद है. शी विल गिव अ लॉट ऑफ शेयर हर लॉट ऑफ एक्सपीरियंसेस इन दैट. मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी. अभी मेरी एक स्टूडेंट भी मुझे शायद लगता है ज्वाइंड है. शी नोज अबाउट दैट केस. सो दिस गर्ल शी वाज हैविंग कंटिन्यूअस डिस्मेनोरिया सिंस मेनार्के, अनबेरेबल पेन ड्यूरिंग मेनार्के.
ओके, तो उसको ट्रीटमेंट तो हमारी चल रही थी एंड इससे रिलीफ भी मिला, पर हिस्ट्री में जाने के बाद क्या समझा कि इवन बिफोर अटेनिंग मेनर्के शी वाज डूइंग जिम्नास्टिक्स एंड देन आई आस्क्ड हर, तुमने फिर बाद में भी कंटिन्यू रखा जिम्नास्टिक? हाँ, तो तुम जब मेंसेस आते थे तभी भी करते थे क्या? तो हाँ बोली। तो मैंने बोला मतलब ये क्या हुआ, रजसो गमनाद ऊर्ध्वम न्यायोदावर्तिनी बुधैहि, तो रजो ऊर्ध्व भाग में जाएगा ही ना अगर ये ऐसा। और रजस वाला के बारे में तो इतना स्टडी हो चुका है, मतलब मैडम का तो स्टडी है ही, मैंने भी खुद कई जगह पे बात की, तो आई जस्ट वेंट इनटू सम अलाइड स्टडीज अलोंग विथ इट। तो यू नो दैट ये ऐसा एक स्टडी हुआ है कि फोरआर्म होता है ना, हमारे फोरआर्म के होने वाले ब्लड फ्लो के ऊपर स्टडी है, यू कैन फाइंड इट ऑन द नेट। सो व्हाट दे मेजर्ड, व्हाट दे फाउंड वाज दैट ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल फेज the blood flow to the forearm is reduced as compared to the normal other time of the period, other time of the month. So what is nature doing? Automatically it is reducing blood flow to the other organs of the body. Why? Because the blood is expected to go through the uterus, तो वहां से शुद्धि होनी चाहिए, वहीं पे ब्लड फ्लो होना चाहिए। तो ये जो बताया था ना कि शांति से बैठो एक जगह पे, तो वो दैट इज स्ट्रेस विच द woman is undergoing at the time of the menstrual flow। और रजस वाला को पंचकर्म की हुई, शुद्धि की हुई व्यक्ति के जैसे या व्रणित व्यक्ति के जैसे ट्रीट करने का भी उल्लेख आया है हमारे यहाँ पे। सो डेफिनेटली इफ यू आर नॉट, एकदम मैं ये नहीं कहूंगी कि तुम पूरा त्याग दो तो अच्छा ही होगा, क्योंकि हमारे दादी लोग वगैरह सब वही करते थे और वो 70-80 साल तक अच्छे रहे। Whereas we at 50 years also we are suffering like crazy, ऐसा हमारा लाइफस्टाइल हो गया है अभी। सो डेफिनेटली रजस वाला परिचर्या मैक्सिमम लेवल पे फॉलो करना या रिड्यूसिंग द एक्सेसिव एक्टिविटीज ऑफ द माइंड एंड द बॉडी बोथ ड्यूरिंग दिस पीरियड इज वेरी वेरी इसेंशियल। और इसके ऊपर अभी रिसर्चेस भी मिल रहे हैं एंड देयर इज वन पर्सन कॉल्ड सीनू जोसेफ, जिसका ऋतु विद्या नाम से एक बुक आती है, अमेज़न पे मिल जाएगी। शी हैज आल्सो गॉन इनटू अ लॉट ऑफ डिटेल्स अबाउट द परिचर्या एंड हाउ द मेंस्ट्रुअल हट्स वेर बिल्ट इन द सम विलेजेस इन द साउथ। उनकी परंपरा में ही था ये कि मेंस्ट्रुअल हट बना देते थे उनके लिए कि वो व्यक्ति आइसोलेट हो जाए और उसको कोई संबंध नहीं रहे। सो इट विल फील लाइक यू आर इन सम सेपरेट वर्ल्ड ऑफ योर ओन एंड यू विल बी टेकन अवे फ्रॉम द डेली हसल एंड बसल। वो तो पुराने जमाने में इतनी हसल बसल थी भी नहीं, फिर भी वो लेडी को बाहर शांति से रखते थे। और दूसरा एक फैक्टर ये भी है कि फॉलिकल रिक्रूटमेंट जब चालू हो जाता है वो फर्स्ट सेकेंड डे ऑफ मेंसेस ही चालू हो जाता है ना, एंड दैट ओवम विच इज इन द अरेस्टेड इन द प्रोफेज 1 एट द टाइम ऑफ योर फीटल लाइफ, इंट्रायूटेराइन लाइफ में फीटस में प्रोफेज 1 में आकर के वो सब अरेस्ट हो जाता है, उनके ओवम के सेल डिविजन्स। वो होता है जब वो फॉलिकल रिक्रूट होकर के फॉलिकल जेनेसिस होने लगता है तब। तो वो जेनेटिक मटेरियल जिस समय में बनना शुरू हो रहा है उस समय पर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, इट इज प्रोवन, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस डिस्टर्ब्स द फॉलिकुलर एनवायरनमेंट एंड रिड्यूसेस द क्वालिटी ऑफ द ओवम। ये रिसर्च आपको नेट पे मिलेगा। सो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ रहा है, फॉलिकल के आजू बाजू का फ्लूइड है वो अगर खराब हो रहा है तो डेफिनेटली ओवम की क्वालिटी सफर होगी। और ये खराब ओवम खराब बीज आगे जाके क्या करने वाला है, तो हमारी संतति ही ऐसा पैदा करेगा। या तो गर्भाधान में बताया ही है, वो बच्चा पैदा ही नहीं, दे विल नॉट इम्प्लांट और दे विल किल द फीटस, और इट विल जन्म में आएगा तो तुरंत मरेगा, नहीं मरेगा तो व्यापाद वाला रहेगा। और वैसी प्रजा अभी हम निर्माण भी ज्यादा हो रही है ना यार। हम अभी क्या देख रहे हैं, हमें सामने दिख रहा है लाइफस्टाइल, हम ऐसा जीते ऐसा खाते हैं, पर ओवम तक तो हम सोचा भी नहीं। क्यों? अभी मॉडर्न साइंस हैज नॉट डिस्कवर्ड दिस। अब जब मॉडर्न साइंस डिस्कवर करेंगे ना थ्रू सम मेथोडोलॉजी ऑफ देयर ओन, दैट टाइम एवरीबॉडी विल स्टार्ट सेइंग हे हमारे में भी दिया है, पर अभी हम नहीं बोलते हैं ना। दैट इज द प्रॉब्लम। अभी हम अगर बताएंगे कि नहीं ये ओवम भी तुम्हारा तैयार हो रहा है, स्पेशली पीपल हु आर ट्राइंग टू कंसीव, दे शुड डेफिनेटली फॉलो दिस एंड यंग गर्ल शुड बी एडवाइज्ड। ये अभी डिफिकल्ट होते जा रहा है, पर आपने बराबर बोला, एकदम सही बात कही है कि ये रजस्वला परिचर्या नहीं करने से भी प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब।
कोरिलेशन बताया और सीनू जोसेफ जी को भी आपने याद कर लिया। सच में उस लेडी ने इंजीनियर होने के बावजूद भी हमारी बिहार जन्य बीटा को बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लोर किया है और इंटरनेशनल और नेशनल है ना दोनों लेवल पे उनका बहुत अच्छा नाम है और मुझे बड़ा प्राउड होता है कि हम आयुर्वेद वाले लोगों में से कोई नहीं निकला मगर उस इंजीनियर लेडी ने आप रिसर्च देखिए हाँ वो इतना बढ़िया काम उसने किया। जिंदगी लगा दी, उसने ऐसा किया। बिल्कुल बिल्कुल बहुत ही अच्छा। डॉक्टर वर्षा, ये लास्ट क्वेश्चन है। डॉक्टर सीमा सक्सेना जी का लेक्चर क्वेश्चन मैं बाद में लेती हूँ, थोड़ा सा माफ करिएगा क्योंकि काफी समय हमने डॉक्टर मंजूषा जी का ले लिया ऐसे और रसास्वादन में तो ज्ञान अवगाहन में तो बड़ा अच्छा लग रहा है मगर नेक्स्ट हमारा एबनॉर्मल यूट्राइन ब्रीडिंग पार्ट 2 रहेगा और उसमें हम फिर से मैडम से बाकी की स्लाइड्स बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे, सुनेंगे और बाकी के क्वेश्चन भी ले लेंगे। डॉक्टर वर्षा, यू कैन आस्क। हेलो डॉक्टर वर्षा, आप आर यू देयर? आप है वहाँ? अच्छा डॉक्टर सीमा जी, आपका क्वेश्चन ले लेते हैं, है ना। डॉक्टर सीमा जी एक हाँ ना, हाँ डॉक्टर वर्षा आप पूछिए। हेलो डॉक्टर वर्षा। हाँ तो देखिए मैंने आपको अनम्यूट किया, आप अनम्यूट कर सकते हैं डॉक्टर वर्षा। डॉक्टर नेहा नेगी, डॉक्टर उज्ज्वला, डॉक्टर लीना, डॉक्टर अनीता जी, डॉक्टर वर्षा, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर अनीथा वागले और डॉक्टर आरोग्यम आयुर्वेदा से सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हमेशा चाहती हूँ कि इस ज्ञान यज्ञ में जब भी आहुति हो और आपको लगे कि नहीं बहुत बढ़िया है तो आपको अपने विचार चैट बॉक्स में लिखने चाहिए। हेलो। डॉक्टर वर्षा आप बताइए। हाँ जी हेलो। हाँ जी डॉक्टर वर्षा, सीमा जी आप हाँ नमस्ते, बोलिए। आवाज आ रही है, आप हेलो, बताइए। गुड इवनिंग मैम, मैं डॉक्टर सीमा बोल रही हूँ। हेलो। हाँ जी हाँ डॉक्टर नमस्ते सीमा मैडम। जी। नमस्ते सीमा जी। मैं डॉक्टर सीमा बोल रही हूँ मैम। हाँ नमस्ते सीमा जी। हाँ मैम, मेरा एक क्वेश्चन था। आपका पूरा लेक्चर तो मैं नहीं अटेंड कर पाई, 6:30 बजे के बाद से किया था। मेरी एक पेशेंट है मैम, मैं देखती हूँ कई पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको यूट्राइन फाइब्रॉइड है लेकिन स्कैंटी पीरियड भी की हिस्ट्री लेकर भी आते हैं वो, क्योंकि उनको पीसीओडी भी होता है साथ में ना। पीसीओडी ओवेरियन वॉल्यूम ज्यादा है और सब म्यूरल इंट्राम्यूरल यूट्राइन फाइब्रॉइड भी है और इनफर्टिलिटी भी है। इस तरह के पेशेंट्स होते हैं तो उनको स्कैंटी पीरियड होता है क्योंकि एंडोमेट्रियल थिकनेस बहुत अच्छी आती नहीं है उनकी। तो मैम ऐसे पेशेंट्स को जैसे हम अपना हमारे जो आयुर्वेदिक जो सिरप्स होते हैं, अशोका वगैरह होता है जिसमें ये जब देते हैं तो इसमें फाइटोएस्ट्रोजेंस है, तो मैम इससे उनको ब्लीडिंग तो अच्छा होने लग जाता है और साथ साथ कभी कभी फाइब्रॉइड का साइज भी हमें लगता है कि रिड्यूस हो रहा है ओवेरियन वॉल्यूम में भी। बट जैसे कि अगर फाइब्रॉइड है तो हमें ईस्ट्रोजन वाली कोई भी थेरेपी नहीं देना चाहिए ना पेशेंट को। एक वो हो गया ना, अपोजिट बात हो गई ना ये। तो अब जैसे लेकिन फिर भी अब हमारी पैथी के हिसाब से तो मैं फाइटोएस्ट्रोजन ही दूंगी, जो हमारे सिरप आते हैं दशमूलारिस वगैरह जो आते हैं वो सब देते हैं। तो अभी एक सिरप मैडम मैं दे रही हूँ, गर्भ पोषक रस नाम से आ रहा है। तो उसमें उन्होंने गर्भपाल रस डाला हुआ है 5 मिलीग्राम पर 10 ml। और गर्भपाल रस वाला ये सिरप मैडम मैंने उनको दिया जो पेशेंट इनफर्टिलिटी के हैं। तो उनका पीरियड तो ठीक हुआ ही, एंडोमेट्रियल थिकनेस भी अच्छी आ रही है और उनको कुछ एक को प्रेगनेंसी हो भी गई है।
तो मैम मैं ये पूछ रही हूँ कि जो गर्भपाल रस इसमें डला हुआ है, क्योंकि सब में नहीं होता ये, सारे सिरप में नहीं होता है, तो इसका इंडिकेशन मैडम फिर क्या रहेगा? क्योंकि अगर पेशेंट को फाइब्रॉइड है, इसके अंदर लेड और टिन के ऑक्साइड्स होते हैं गर्भपाल रस में, तो ये क्या हमको देना चाहिए उस वक्त जिनको फाइब्रॉइड है? मतलब सगर्भावस्था में देना चाहिए कि मतलब कब देना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन है आपका? नहीं, गर्भावस्था में तो हम देते ही हैं गर्भपाल रस, तो टू कंटिन्यू द हाँ, प्रेगनेंसी हमें हाँ, देना ही होता हाँ, है, इंडिकेशन है उसका। बट नहीं ये मैंने उसका बाद भी में देखा, कई लोगों को क्वेरी रहता है कि ये सब भस्म है तो दे के नहीं दे, ऐसा होता है बहुत लोगों को, इसलिए मुझे लगा आपका क्वेरी उस तरफ है क्या। नहीं मेरी क्वेरी इसमें 2-3 है मैम। एक तो ये कि क्या ये इस तरह के ऑक्साइड्स जो कि हैवी मेटल्स तो होते ही है ना, तो अर्ली प्रेगनेंसी में हमें देना चाहिए या नहीं? हमारे शास्त्र के हिसाब से तो हमें देना चाहिए, तो हम देते हैं, मैं भी दे रही हूँ, बट एक एक्चुअली क्वेश्चन तो रिलायबल रहता ही। सोर्सेस से अगर मिला है ना तो भस्म, इफ दे आर मेड एज पर द प्रोटोकॉल गिवन इन आयुर्वेद ना, देन दे डू नॉट कॉज एनी डैमेज। दैट इज माय के वो रिलायबल सोर्स से मिलना चाहिए। इसलिए पुराने वैद्य लोग क्या करते थे, अपनी चीजें खुद बना लेते थे ना, तो हाँ जी, हाँ उनको जी। गारंटी थी कि मैंने इसमें कोई क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं की है। जी और उस मैम। वजह से उसकी जो 4 परीक्षाएं थी, रेखापूर्ण, निरुद्ध, अपुनर्भव और एक वारितर, जी ये मैम। उसमें वो खरे उतरते थे तब। और अच्छी तरीके से जितने पुट जितने टाइम तक देना चाहिए वो अगर होता है ना, तो ये उनकी पार्टिकल्स भी नैनो हो जाती है और वो दे डोंट कॉज द डैमेजेस। उसके वो जो विष लक्षण बताए हैं वो नहीं, टॉक्सिसिटी के लक्षण उत्पन्न नहीं होते। और गर्भपाल हमने तो यूजी में और इंटर्नशिप और पीजी के टाइम में बहुत यूज किया है, तभी कोई इतने ज्यादा पेशेंट लोग भी बहुत ज्यादा ना ये नहीं थे। आजकल क्या हुआ है कि पेशेंट ही बहुत ज्यादा अवेयर हो गए हैं, एंड देर इज अ सटल प्रोपागेंडा अगेंस्ट रसौषधीज गोइंग ऑन, है ना, जी मैम। जी। टू अंडरमाइन द आर्मेंटोरियम ऑफ, जो हमारे हाथ में जो आर्मेंटोरियम दिया है हमारे शास्त्र ने, उसे अंडरमाइन करने की ये कोशिश का भाग है, ऐसा मेरा मत है। तो मैम आप जो फाइब्रॉइड में हमें देना चाहिए? हाँ, जो आप जो बता रहे थे ना कि कौन सा ड्रग क्या करता है, तो फाइटोएस्ट्रोजन इज जस्ट वन ऑफ द कंपोनेंट्स ना। योर जी। ड्रग इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी थिंग्स। जी उसके मैम। काफी सारे ऐसे कंपोनेंट भी होंगे जो आपको पता ही नहीं है अभी तक मॉडर्न मेडिसिन के हिसाब से, है ना। पॉलीफिनॉल्स है, टैनिन्स है, ये भी तो काम नहीं, करते हैं हमारा ना। हर्बल सिरप है मैम ये। हर्बल में भी रहते हैं ना, अशोक में, इसमें ये हाँ सब है ना, टैनिन्स है, पॉलीफिनॉल्स है, टर्पिनॉइड्स है। ऑल हाँ दीज हाँ। ड्रग्स दे वर्क एज अ कॉम्बिनेशन, है ना। जी तो मैम। उसका टुगेदर इफेक्ट क्या आ रहा है ये तो तुमको आपको दिखा ही है ना क्लिनिकली। अब ये जी लैब मैम। में प्रूव होगा कि जब होगा, अभी सब हम्म। चीज को पैसा लगता है रिसर्च को। तो ये जी मैम। फाइटोएस्ट्रोजन लेके बैठ गए ना हम, तो फिर हम हमारा होलिस्टिक रिव्यू से सोचना रह जाएगा। इसलिए मैम एक क्वेश्चन और मेरा है कि हाँ, जैसे ये डॉपलर स्टडी में आरआई और पीआई इंडेक्स आता है ना, तो फाइब्रॉइड अगर किसी पेशेंट को इनिशियल स्टेज में है, या एडिनोमायोसिस भी बाद में डायग्नोज होती है जब ब्लीडिंग काफी होता रहता है या पुरानी हो जाती है डिजीज जब, लेकिन जो उसकी स्टार्टिंग है, ऑनसेट है, वो जब होता है, तो इससे कुछ हमें हेल्प मिल सकती है क्या उसको डायग्नोज करने में कि एडिनोमायोसिस की स्टार्टिंग? क्योंकि कई ऐसी 22-23 साल की लड़कियां इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम लेकर आ रही हैं, हैवी पीरियड्स हैं, उनको सिस्ट जरूर बन रही हैं, लेकिन एडिनोमायोसिस उनका बाद में 1 से 2 साल बाद डायग्नोज हो रहा है। डायग्नोज होता है। तो हाँ। तो है ना, मतलब यंग गर्ल्स बोल रहे हैं जिनको पीवी भी नहीं किया है, ऐसा है क्या? कैसे नहीं बोल रहे नहीं हो नहीं आप? नहीं नहीं, पीवी तो किया, पीवी किया, यंग गर्ल्स नहीं है, मैरिड है। हाँ, मैरिड है ना, तो ये हाँ एक्चुअली फिर हम, मतलब आपका क्या कहना है कि डायग्नोसिस कैसे करें एडिनोमाइसिस का, ऐसे नहीं, वेदर इट इस, इज। हाँ, डॉपलर स्टडी अगर हम करते हैं तो उसमें मैम ये कैसे पता चलता है कि आरआई और पीआई इंडेक्स से कि एडिनोमाइसिस इन फ्यूचर उसको कुछ महीनों बाद है, या इस समय उसकी वजह से उसको ब्लीडिंग हो रहा है, ये क्या हम पता कर सकते हैं? एक्चुअली नॉर्मल रेंज में अगर ये आरआईपीआई रहेगा, है जी। ना, तो एक्चुअली उसकी संप्राप्ति कहाँ हो रही है? संप्राप्ति हो रही है उल्टी दिशा से ना,
एंडोमेट्रियम ही अंदर घुस रहा है मायोमेट्रियम में, हाँ है जी ना? मैम, हाँ तो ब्लड सप्लाई उसका एडिक्वेट अगर है एंडोमेट्रियम का, तो मतलब मुझे नहीं लगता कि वो कुछ उल्टा सुल्टा इफेक्ट देगा। उसकी पैथोलॉजी अगर हम देखने जाए एडिनोमायोसिस की, तो हमने अभी अभी देखा था कि देर इज सम इंटरवेंशन, सर्जिकल इंटरवेंशन की हिस्ट्री जिनमें रहती है, उनमें ये बढ़ने के चांसेस रहते हैं। इन्फ्लेमेशन, ओवर यूज ऑफ हार्मोनल थिंग्स, ऑल दिस दे कॉन्ट्रीब्यूट टू द एडिनोमायोसिस। और हमारी दृष्टि से अगर हम देखें तो मांस के धातु में, यूट्रस के मांस धातु में वैगुण्य आने के बाद उसके साथ में ही रक्त की जब दृष्टि होती है, म्यूकोजा क्या है? इट इज लाइक अ स्किन, हाँ, स्किन ऑफ द यूट्रस, इनसाइड स्किन, सीरस, म्यूकस, ये सब लेयर्स, एंड दैट इज द सीट ऑफ रस। रस धातु का सारता में त्वचा के प्रसाधन का लक्षण बताया है ना, तो त्वचा अंतस त्वचा ही है ना, तो उसको सप्लाई करने वाला जो रस है उसकी क्वालिटी के ऊपर हमें क्वालिटी एंड क्वांटिटी आर इम्पोर्टेंट। तो क्वालिटी को बताने वाला कुछ है ही नहीं अभी आज के जमाने में, आज की लेवल में। तुम्हें RIPI से क्या समझेगा? हाउ इज द ब्लड फ्लोइंग टू द यूट्रस? इट इज फ्लोइंग फाइन, बट हाउ इज द कंपोजिशन ऑफ दैट रस रक्त, एंड व्हाट इज द स्टेटस ऑफ द मांस धातु ऑफ दैट यूट्रस, और उसकी चर्या कैसे है? मतलब उसके निदान ढूंढने जाओ ना, तो वायु को प्रतिलोम या तिर्यक गति करने वाले चीजें उनके निदान में घटती होगी। उसमें से रात्रि जागरण एक काफी सारा बड़ा कॉज मिलता है। जैसे ये पेशेंट को हम, फाइब्रॉइड के पेशेंट को हम ढूंढने गए, तो वो दिन में 2-3 घंटे सोने की आदत, फिर हम ऐसा जनरल ये भूल जाते हैं कि कफों को उत्क्लेश करने वाले या कफों को बढ़ाने वाले मेन कॉजेस कौन से हैं, और आजकल की लाइफस्टाइल में उसमें से क्या घट रहा है, वो खाने में कितने लोग चीज, मैदा, ये सब आ जाता है। तो ये तो फैक्टर्स है ना। ग्रंथि का ये देखो आप, निदान, ग्रंथि के निदान देखो, और कोई भी कॉम्बिनेशन यूज करो ना, तो उसका कंपोजिशन देख के उसके रस रक्त, आई मीन रसगुणा वीर्य विपाक क्या है, उसका कंबाइंड इफेक्ट द्रव्य का आएगा, ना कि सिर्फ एक फाइटोएस्ट्रोजन का, ऐसा मुझे लगता है। फिर भी अभी हेतल मैडम भी यहाँ एक्सपीरियंस है, वो भी कुछ उसके ऊपर लाइट अच्छा डाल सकेगी। आई थिंक क्वेश्चन अच्छा था और आप इतना सोच रहे हैं, अच्छी बात है। और इसके लिए कभी कभी मुझे लगता है ना कि प्रोप्राइटरी मेडिसिन से भी हम हमारे जेनेरिक पे फोकस करें ना, तो हमें वो स्ट्रीमलाइन रहता है कि आचार्यों ने अपनी बुद्धिमत्ता से ये बना के रखा है, और उनकी जैसी बुद्धिमत्ता तो हमारी है नहीं कि वो हम आप तो नहीं है, तो उनके वो जेनेरिक यूज करें तो हमें कुछ तो भी ये रहता है, मार्ग रहता है। कभी कभी प्रोप्राइटरी किसने अपनी बुद्धि से बना दिया है वो नहीं समझता, और उसका अनएक्सपेक्टेड कुछ रिजल्ट अच्छा मिले तो ठीक है, अनएक्सपेक्टेड मिले तो हम सोचते रह जाएंगे ये क्या हो गया ऐसा करके। सो मैम, कफावृत वात की जो चिकित्सा होती है वो इसमें दे सकते हैं? देनी ही चाहिए, देनी ही पड़ेगी मैडम। कफावृतवात और कफवात की कॉम्बिनेशन यही है, और वो डिफिकल्ट टू क्रैक है, बिकॉज जिस चिकित्सा से वात कम होता है उससे कफ बढ़ता है, इसलिए वहां तिक्तरस का इंपॉर्टेंस और कचारस का इंपॉर्टेंस आता है। तिक्तरस वायु और आकाश महाभूत प्रधान है, वायु और आकाश महाभूत प्रधान है, वो कफ को कम करता है, और उसका ये नहीं बढ़े इसके लिए उनसे सिद्ध घृत जब हम यूज करते हैं तो वायु का प्रकोप से हम उन्हें बचा लेते हैं कि ये तिक्तरस से के ओवर यूज से वायु न बढ़ जाए। तो इसलिए ऐसे कषाय विषय नहीं देते हैं, उनमें क्या देते हैं तो पंचतिक्त घृत देते हैं, पंचतिक्त घृत गुग्गुल देते हैं। तो इस हिसाब से अगर हम सोचे संप्राप्ति क्या है, संप्राप्ति के घटक क्या है, वो घटकों पे एक्ट करने वाले रस वीर्य विपाक वाले कौन से द्रव्य है, और अगेन देन द्रव्य का स्रोतोगामित्व क्या है। वो स्रोतोगामित्व हमें बहुत टाइम उनके गणों से समझ में आता है कि ये कृमिघ्न गण है, कुष्ठघ्न गण है ना, या फिर वाग्भट के जो गण है, वरुणादि कफम में दो मंदाग्नित्वम नियच्छति, अधोवातम शिरशूलम गुल्मश्च विद्रधीन। तो ये टिपिकल कफवात में चलने वाला ही द्रव्य बता दिया है वाग्भट जी ने, तो डायरेक्टली हम उसे यूज कर सकते हैं। सो इसलिए मैंने कहीं पढ़ा था, हाँ जी मैम, क्या मैंने कहीं ये पढ़ा था कि जो ये क्लेमाइडल इन्फेक्शन होता है पेशेंट को, तो इसकी वजह से भी एडिनोमायोसिस हो जाता है। इन्फ्लेमेशन इज वन ऑफ द कॉजेटिव फैक्टर्स नो ऑफ एडिनोमायोसिस। उसका एग्जैक्ट कॉज तो हम पैथोलॉजी में कुछ
कंक्लूसिवली अभी नहीं बता रहे हैं, हाई रिस्क जी फैक्टर्स मैम। बता रहे हैं, कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स बता रहे हैं, तो क्लैमिडियल इन्फेक्शन अगर होगा तो वो एंडोमेट्राइटिस कॉज करता ही है ना। तो जी मैम। रिपीटेड एंडोमेट्राइसिस यानी होने की वजह से बाद में हम्म invading maybe creating an environment favorable for the विशेषण मतलब मायोमेट्रियम को वीकन करके उधर एंडोमेट्रियम घुसने के लिए सम एनवायरनमेंट में बी क्रिएटेड बिकॉज ऑफ दैट। मेरे पढ़ने में ये नहीं आया, लेकिन हालांकि आप मतलब आप बता रहे तो इस तरीके की संप्राप्ति क्योंकि हो सकती वो है। पेशेंट फिर पीजीआई चंडीगढ़ गई थी मेरे पास आने के बाद, और फिर दोबारा लौट के आई थी, तो उनकी सारी रिपोर्ट्स मैंने देखी थी, उसमें क्लेमाइडल इन्फेक्शन उसका डिटेक्ट हुआ था। क्योंकि उसे बहुत ज्यादा एडिनोमायोसिस हो गया था ना, यंग गर्ल थी, 24-25 साल की ही थी। तो उसमें ओके फिर उन्होंने, जबकि उसको ऐसे कुछ डिस्चार्ज भी नहीं होता था, कोई वेजिन वगैरह भी नहीं रहता था, क्योंकि वो बहुत छोटी थी तब से उसकी मदर मेरे पास लेकर आती रही थी। अब वो शादी होकर चली गई कहीं ये और। अगर तो पूरा लास्ट में प्रेजेंट उसने कर सकेंगे आईवीएफ ना तो करवाया। फिर हमें उसमें ये मिलेंगे मतलब सम पॉइंटर्स विल गेट। ऐसा जस्ट मतलब 2-3 चीजें बता करके पूरा केस का ख्याल नहीं आता है ना। सो हाँ जी मैम। वी नीड टू चेक ईच एंड एवरी एस्पेक्ट। तो ये जरा डिटेल में इसके बारे में बता सकेंगे ना, या उसके रिपोर्ट्स में क्या आया, पीएसपी फाइंडिंग्स में क्या आया, उसकी लाइफस्टाइल में क्या होता था। तो एक्चुअली हम कैसे एक केस अच्छे से लेना है तो 30-40 मिनट हम उसको देते हैं, दो तो देते ही हैं। उसकी उस एनीमिया तरीके की से हिस्ट्री डिटेल रही में है अगर मैम। आप दे सकेंगे हिस्ट्री हाँ, तो हम वी विल डिस्कस दिस केस सम टाइम। मैं देखूंगी मैम अगर पेपर्स में नहीं, लेकिन उसके घर में उसकी और उसकी सिस्टर दोनों को एनीमिया की हिस्ट्री रहती थी। अक्सर 6 ग्राम 7 ग्राम हीमोग्लोबिन हो जाया करता था उनका, और उसकी मदर को भी एडिनोमायोसिस था, तो उसका हिस्टेरेक्टमी हो गया था। तो उनकी फैमिली में जितनी लेडीज है सभी को था ये, इतना टेंडेंसी भी थी और रस धातु का वैगुण्य भी दिख रहा है आप जो बता रहे उससे। जी। अगर पांडु तो हमारे यहाँ रस धातु के वैगुण्य का ही ये बताया, पांडु तो हम श्रुत सामृदक लैब्य साधक प्रसंगता ये सब ये रस धातु श्रुत वसव श्रोतों के दृष्टि के लक्षण है। और एंडोमेट्रियम इज रिलेटेड विद रस रक्त धातु। तो केस एंटायरली देखे ना तो कुछ मुझे पॉइंटर्स उसमें हम ढूंढ सकते हैं। ऐसा जी। सिर्फ एक ही मतलब एक हाथ दो लक्षणों से कुछ कंक्लूसिवली बताना थोड़ा डिफिकल्ट है। हाँ जी मैम, ठीक है मैम, थैंक यू सो मच। हाँ यस, थैंक यू मैडम, थैंक यू। डॉक्टर वर्षा ने एक क्वेश्चन भेजा है, मगर मैं देख रही हूँ कि बस 2 घंटे पूरे होने वाले हैं, तो मैं उसको नेक्स्ट लेक्चर में लेना ठीक समझूंगी। डॉक्टर मंजूषा, विश्व आयुर्वेद परिषद की ओर से इस प्लेटफॉर्म पर आप हमारे निवेदन पर यहाँ आए और आपने बहुत अच्छा ज्ञानवर्धक आपका लेक्चर व्याख्यान रहा। साथ साथ में बहुत अच्छी इसमें हमने प्रश्नोत्तरी भी करी, और एक सेकंड लेक्चर हम थोड़े ही समय बाद मैं इसको अनाउंस करूंगी आपसे एक बार मैं बात करके। और मैं विश्व आयुर्वेद परिषद के प्लेटफॉर्म से आपका बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद करती हूँ। और सबसे लास्ट में मैं शांति मंत्र ले रही हूँ, आप सभी म्यूट रखकर ही दोहराएंगे। कल मैडम मुझे भी थैंक यू बोलने दीजिए। आपने फिर से मुझे एक बार मौका दिया इंटरेक्ट करने का, सबके सामने अपना विचार प्रस्तुत करने का, और सब लोग जो यहाँ पर उपस्थित रहे उनका भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। क्योंकि वक्ता ही नहीं हो तो श्रोता, श्रोता ही नहीं हो तो वक्ता किसके सामने बोलेगा। तो सभी श्रोता और पार्टिसिपेंट्स का भी धन्यवाद। और ऐसे ही हम मिलते रहेंगे, केतन मैडम के इस ज्ञान यज्ञ में शामिल होते रहेंगे। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। बहुत बहुत धन्यवाद। सबके रास्ते शांति मंत्र। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। नमो नमः। विश्व मंगल की कामना के साथ आप सभी अपने अपने जगह पर अपना अपना आयुर्वेद के प्रति उत्तरदायित्व निभाते रहेंगे। धन्यवाद।